ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH, मैंने जुनर से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 201, इस पर ज़्यादा मत सोचो। मुसीबत, हम उससे टकरा गए। आगे से आती आवाज़ों ने हुनिया और हुनली को गहरी दहशत का एहसास कराया। उन्हें याद आया कि उस आवाज़ के मालिक ने एक बार सिर्फ एक नज़र से उन्हें बहुत दबाव महसूस कराया था। हमें अलग हो जाना चाहिए। चलो स्वर्गीय मकबरे के तीसरे स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वहां हमें हुन कबीले के हमारे पूर्वजों के अवशेष मिल सकते हैं जो यहाँ गिरे थे। हाँ, एक बार हम वहां पहुंच जाएं, भले ही गु कबीले के सभी 4 सदस्य इकट्ठा हो जाएं, हम उन्हें मिटा सकते हैं। एक नज़र का आदान प्रदान करते हुए हुनिया और हुनली अलग हो गए, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर, प्रत्येक एक अलग दिशा में भाग रहा था। अंत तक संघर्ष। एक ठंडी हंसी गूंजी जब 2 विशाल हथेलियां अचानक पतली हवा से प्रकट हुईं, प्रत्येक हुनिया और हुनली का पीछा कर रही थीं। उन हथेलियों के पीछे की ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक अर्धसंध भी धूल में मिल जाए। हुनिया और हुनली के लिए, जो केवल डू वेनेरेट स्तर पर थे, कोई रास्ता नहीं था। गूफी, अगर तुमने हमें मारने की हिम्मत की तो हमारे कबीले के बुजुर्ग तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। तुम्हारे जैसे 2 विदूषकों को मारना हुन कबीला मेरा क्या बिगाड़ सकता है? भले ही मैंने हुनफैंग को मार दिया हो, हुन कबीला केवल अपने दांत पीस सकता है और अपना अभिमान निगल सकता है। कुछ ही क्षणों बाद 2 दर्दनाक चीखें हवा में भर गईं, जो हुन कबीले के 2 सदस्यों के अंत को चिन्हित करती थीं जो अपने परीक्षण के लिए स्वर्गीय मकबरे में आए थे। गूफी, नीले रंग की एक नाजुक आकृति तेजी से पीछे से आई। उसने पहले उन 2 विशाल हथेलियों की उपस्थिति को महसूस किया था, और अब हुनिया और हुनली को गूफी का नाम पुकारते हुए सुनकर उसका दिल खुशी से भर गया। उसने अपनी गति तेज कर दी और आखिरकार उस आकृति को देखा जिसे वह देखना चाहती थी। गूफी, मुझे पता था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। जुन एर गूफी के पास पहुंची, उसका चेहरा खुशी से मुस्कुरा रहा था। तुम हमेशा से ऐसी ही रही हो। जब भी कोई मुझे गुस्सा दिलाता या परेशान करता, तुम हमेशा मेरे लिए खड़ी होती। और अब भी, यह अभी भी वैसा ही है। जैसे ही उसने बात की, जुन एर उन सभी समयों को याद करने लगी जब गूफी ने अतीत में उसकी रक्षा की थी। गूफी, तुम अब भी मेरी परवाह करती हो, है न? जुन एर ने गूफी के करीब जाने की कोशिश की, उसे गले लगाने की उम्मीद में, एक ऐसा दृश्य जिसकी उसने अनगिनत बार कल्पना की थी। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तारानकन थप्पड़, तारानकन। गूफी ने भौहें सिकुड़ी और बेरहमी से जुन एर का हाथ दूर फेंक दिया। तीखी आवाज सुनकर जुन एर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, अपने लाल हो चुके हाथ को घूरती रही। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो तुम संयोग से यहाँ क्यों आए और हुनिया और हुनली को मारने में मेरी मदद क्यों की? जुनर ने पूछा। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उन दोनों ने पहले से ही मुझे मारने की मंशा बना रखी थी। उन्हें मारना ही सही था। गूफी ने उदासीनता से जवाब दिया, फिर जाने के लिए मुड़ी। वह अब इस महिला के साथ नहीं रहना चाहती थी। गूफी, मेरा इंतजार करो। ये देखकर जुनर ने जल्दी से उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति गूफी की तुलना में बहुत कम थी और वह जल्द ही पीछे रह गई। गूफी, तुम बस एक बात कह रही हो और उसका मतलब कुछ और है। तुम स्पष्ट रूप से मेरे बारे में चिंतित हो, लेकिन तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी। जुनर ने थककर आराम करने के लिए रुकते हुए कहा। सब कुछ होने के बावजूद उसे अभी भी विश्वास था कि जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि गूफी गुप्त रूप से उस पर नजर रख रहा था। उसे चिंता थी कि कहीं उसे चोट न लग जाए। इस बार मैं इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दूंगी, जुनर ने दृढ़ निश्चय के साथ सोचा, क्योंकि वह गूफी के पदचिन्हों पर चलती रही। इस बीच गू कबीले के भीतर एक भव्य हॉल में काले वस्त्र पहने 2 आकृतियों ने एक सील को सक्रिय किया, जिससे किसी भी बाहरी धारणा को रोका जा सके, और वे जोर से हंसने लगे। हा, इसके बाद गू कबीले स्वर्गीय मकबरे में अपने 2 दिव्य रक्तवंश सदस्यों को खो देंगे। गू कबीले के सभी चमत्कार स्वर्गीय मकबरे में नष्ट हो जाएंगे, और 100 वर्षों में हमारे हुन कबीले की शक्ति गू कबीले से कहीं आगे निकल जाएगी। ये दोनों बुजुर्ग थे जो हुनिया और हुनली के साथ गू दायरे में आए थे। इस समय स्वर्गीय मकबरे को खोले हुए कुछ ही घंटे बीते थे, लेकिन वे पहले से ही कथित सफलता का जश्न मना रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि 20 साल पहले 2 हुन कबीले के प्रतिभाशाली लोग जो स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश कर चुके थे, उन्हें मकबरे के तीसरे स्तर पर 2 हुन कबीले के पूर्वजों के ऊर्जा निकायों का सामना करना पड़ा था। इन ऊर्जा निकायों में अभी भी 2 संतों की ताकत थी। हुन कबीले के प्रतिभाशाली लोगों को अपने पूर्वजों के डोमेन का स्थान स्पष्ट रूप से याद था। जब तक हुनिया और हुनली उस स्थान तक पहुंच सकते थे, गू कबीले के सदस्यों से निपटना आसान होगा। दुर्भाग्य से जब ये दोनों जश्न मना रहे थे तो वे इस बात से अनजान थे कि परीक्षण के कुछ ही घंटों में उनके होनहार जूनियर पहले से ही ठंडे शव बन चुके थे।
जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वर्गीय मकबरे के भीतर 1 महीना बीत गया। उस समय परीक्षण में भाग लेने वाले अधिकांश प्राचीन कबीले के प्रतिभाशाली लोग केवल पहले स्तर के मध्य तक ही पहुंच पाए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे आगे बढ़ते हुए साधना कर रहे थे और उनके रास्ते में आने वाले ऊर्जा निकायों से निपटने में उनका बहुत समय लग गया था। इस समय गूफी पहले से ही दूसरे स्तर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे। उसके आगे आसमान से नीचे गिरता हुआ प्रकाश का एक विशाल पर्दा था। प्रकाश के पर्दे से बहुत दबाव निकल रहा था और 5 सितारा डू वेनेरेट से नीचे की साधना वाले लोग भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। इससे ये स्पष्ट हो गया कि पहले स्तर पर अधिकांश ऊर्जा निकाय 5 सितारा स्तर से नीचे क्यों थे। गूफी ने संकोच नहीं किया और शांति से प्रकाश के पर्दे में कदम रखा। प्रकाश के पर्दे के कुछ 100 मीटर असामान्य रूप से लंबे लगे। गूफी को इसे पार करने में पूरा 1 मिनट लगा। जैसे ही वह प्रकाश के पर्दे से बाहर निकला, भारी दबाव आखिरकार हट गया। कबीले के रिकॉर्ड के अनुसार स्वर्गीय मकबरे का दूसरा स्तर पहले से बहुत छोटा है। अगर सब ठीक रहा तो मैं 1 सप्ताह के भीतर तीसरे स्तर के प्रवेश द्वार तक पहुंच सकता हूं। दूसरे स्तर में प्रवेश करने पर गूफी ने तुरंत देखा कि यहां ऊर्जा की सांद्रता पहले स्तर की तुलना में बहुत अधिक थी। हालांकि वह आराम करने के लिए नहीं रुका और इसके बजाय मकबरे में और गहराई तक जाता रहा। स्वर्गीय मकबरे की वीरान दुनिया में साधना से वास्तव में बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना अधिक अकेलेपन को भी सहना पड़ता है। गूफी ने 4 दिनों तक अकेले यात्रा की। इस दौरान उसके सामने आने वाले ऊर्जा निकाय लगातार मजबूत होते गए, कुछ 8 सितारा स्तर तक भी पहुंच गए। इस दिन गूफी दमनकारी ऊर्जा से भरे क्षेत्र में पहुंचे। इस क्षेत्र में काफ़ी ऊर्जा निकाय प्रतीत हो रहे थे। यहाँ कई ऊर्जा निकाय 7 या 8 सितारा स्तर पर थे और उनकी स्थिति से पता चलता था कि वे किसी चीज़ की रक्षा कर रहे थे। 1 महीने के बाद मुझे आखिरकार कुछ बुद्धिमत्ता वाली चीज़ मिल गई। गूफी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि आगे के ऊर्जा निकाय संभवतः 9 सितारा डू वेनेरेट ऊर्जा निकाय की रक्षा कर रहे थे। एक 9 सितारा डू वेनेरेट ऊर्जा निकाय में पहले से ही कुछ हद तक बुद्धिमत्ता थी और वह ऊर्जा निकायों में से एक था जो आसानी से दूसरों को नियंत्रित करने में सक्षम था। ये पूरा क्षेत्र संभवतः उसका क्षेत्र था। 9 सितारा डू वेनेरेट ऊर्जा कोर मुझे साधना के आधे महीने बचा सकता है। मैं इस अवसर को बर्बाद नहीं होने दे सकता। इसके साथ ही गूफी ने क्षेत्र में कदम रखा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके आसपास के ऊर्जा निकाय उसके पास आते ही अपने आप बिखर गए। कुछ ही देर में उसने खुद को अजीब ऊंची चट्टानों से भरी जगह पर पाया। विशाल चट्टानों में से एक के ऊपर काले कवच में लिपटा एक व्यक्ति क्रॉस लेग बैठा था। काले कवच के नीचे उसकी आंखें खोखली और उदासीन थीं, लेकिन अगर कोई करीब से देखता तो उसे जीवन का एक संकेत दिखाई देता जो उसे गूफी द्वारा पहले देखे गए ऊर्जा निकायों से अलग बनाता था। अध्याय 202। लगता है हम मुश्किल दौर से गुजरने वाले हैं। कौन हिम्मत करता है? काले कवच में व्यक्ति को गूफी की मौजूदगी का एहसास हो गया था। अनगिनत सालों तक इस क्षेत्र में अजेय रहने के बाद वह गर्व से भर गया। हालांकि गूफी से निकलने वाली आभा को ध्यान से महसूस करने के बाद वह जो अहंकारी शब्द बोलने वाला था उसे अचानक वापस निगल लिया गया। धमाका! अगले ही पल काले कवच में व्यक्ति गूफी की ओर झुकते हुए चट्टान पर अपने घुटनों के बल गिर गया। नमस्कार सीनियर, मुझे एहसास नहीं हुआ कि यह आप थे। सीनियर, आपका ठीक से स्वागत न करने के लिए मेरी माफ़ी। कृपया मुझे माफ़ करें। काले कवच में व्यक्ति ने सम्मान से भरे शब्दों में सिर झुकाया। उसे डर था कि गूफी उसे नष्ट कर सकता है। भले ही वह एक बार पहले ही मर चुका था, लेकिन कम से कम वह अभी भी दूसरे रूप में मौजूद था। लेकिन अगर गूफी उसे नष्ट कर दे और उसकी ऊर्जा कोर ले ले तो वह वास्तव में हमेशा के लिए चला जाएगा। काले कवच वाले व्यक्ति की हरकतों को देखकर गूफी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक ऊर्जा शरीर में तब्दील होने वाला प्राणी इतना जीवन से जुड़ा हुआ होगा। वरिष्ठ, जब तक आप मुझे छोड़ देंगे मैं आपका वफादार सेवक बनकर आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। काले कवच वाला व्यक्ति दया की भीख मांगता रहा। पिछले कुछ सालों में उसने कुछ जीवित प्राणियों का सामना किया था जो इस जगह में प्रवेश करते थे जो सभी कनिष्ठ थे। गूफी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से मिलना दुर्लभ था। मेरे प्रवेश करने से पहले मेरे कबीले के बुजुर्गों ने मुझे दूसरों की देखभाल करने का निर्देश दिया था। शायद इस 9 सितारा डू वेनेरेट ऊर्जा शरीर को जीवित छोड़ना उपयोगी हो सकता है। गूफी ने तुरंत सोचा। मूल कहानी के अनुसार इस बार स्वर्गीय मकबरे के खुलने के बाद 6 महीने से कुछ अधिक समय में एक ऊर्जा तूफान दूसरी परत से होकर गुजरेगा। उस प्राकृतिक आपदा के सामने 9 सितारा डू वेनेरेट स्तर पर भी कोई निश्चित मृत्यु का सामना करेगा। अगर गुकिंग यांग या गुयाओ जैसे किसी व्यक्ति का सामना होता तो वे बच नहीं पाते। ये दोनों गू कबीले के प्रतिभाशाली लोग थे और गूफी के उनके साथ अच्छे संबंध थे। खतरे को जानते हुए वह बस चुपचाप खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता था।
बेशक गूफी दूसरी परत में उनका इंतजार करते हुए समय बर्बाद नहीं करने वाला था। वरिष्ठ, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे छोड़ दें। ठीक है, मैं आपको अभी यहीं रखूंगा। वरिष्ठ, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। जब गूफी बोल रहा था तो काले कवच वाला व्यक्ति कृतज्ञता में झुकता रहा। चूंकि मैं आपकी जान बचा रहा हूं, इसलिए आपको मेरे लिए कुछ काम करने होंगे। आप जो भी आदेश दें वरिष्ठ, मैं आपके लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हूं। काले कवच वाला व्यक्ति बार बार झुकता रहा। अगले ही पल गूफी के हाथ में एक जेड टोकन दिखाई दिया। उसने जल्दी से उसमें अपनी आत्मा की शक्ति भर दी। यह जेड टोकन ले लो। आने वाले दिनों में अगर मेरे जैसे कोई और जीव दूसरी परत में दिखाई देते हैं तो जितना हो सके उनसे दूर रहो। याद रखना, अब से 5 महीने बाद जब तुम ऊर्जा तूफान देखो तो इस जेड टोकन को तोड़ दो। अगर तुम नहीं। ऊर्जा तूफान। हाँ सीनियर, मैंने तुम्हारी कही हर बात याद कर ली है। काले कवच वाले व्यक्ति ने गूफी की बात ध्यान से सुनी, लगातार सिर हिलाते हुए। जब उसने एक पल के बाद ऊपर देखा तो उसने पाया कि गूफी पहले ही गायब हो चुका था और केवल जेड टोकन ही पीछे रह गया था। 5 महीने, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि आखिरी बार मैंने कब समय का ध्यान रखा था। जेड टोकन पकड़े हुए काले कवच वाले व्यक्ति ने भावुकता का संकेत दिया। ... 3 दिन बाद गूफी आखिरकार स्वर्गीय मकबरे की तीसरी परत के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। यहाँ दूसरी परत के प्रवेश द्वार की तरह ही एक विशाल ऊर्जा अवरोध आकाश से उतरा और जमीन को छू गया। हालांकि तीसरी परत की ओर जाने वाला ऊर्जा अवरोध पहले ही जम चुका था, इसलिए प्रवेश करने के लिए उसे बलपूर्वक तोड़ना पड़ा। हुश, जैसे ही गूफी मोटी ऊर्जा क्रिस्टल दीवार के पास पहुंचा, अचानक उसकी हथेली में एक अजीब सी लौ जल उठी। वर्तमान में गूफी की स्वर्गीय लौ पहले से ही 5 प्रकार की ज्वालाओं को मिला चुकी थी: ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम, सी हॉट फ्लेम, फॉलेन हॉट फ्लेम, 3000 बर्निंग फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम। तापमान भयानक था। उसकी शक्तिशाली डूसेंट ऊर्जा के साथ मिलकर लपटों ने क्रिस्टल दीवार के एक बड़े हिस्से को जल्दी से पिघला दिया। इस दर पर 200 मील मोटी क्रिस्टल दीवार को कुछ ही मिनटों में जलाया जा सकता था। स्वर्गीय लौ के नेतृत्व में गूफी आसानी से ऊर्जा क्रिस्टल दीवार में प्रवेश कर गया। कुछ ही देर में क्रिस्टल दीवार के भीतर से छोटी छोटी चटकने की आवाज़ें आने लगी, दीवार के पिघलने की आवाज़ से अलग। गूफी को अजीब आवाज़ से आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानता था कि यह ऊर्जा क्रिस्टल दीवार के भीतर रहने वाले प्राचीन भक्षण करने वाले कीड़ों से आ रही थी जो उसकी स्वर्गीय लौ के नीचे जल रहे थे। यदि स्वर्गीय ज्वाला का दमन न होता तो ये प्राचीन भक्षण करने वाले कीड़े ऊर्जा दीवार में अंतराल को जल्दी से भर देते और किसी को भी अंदर फंसा लेते। स्वर्गीय ज्वाला को लगातार सक्रिय करते हुए गूफी ने आखिरकार 10 मिनट के बाद क्रिस्टल की दीवार को तोड़ दिया। उसकी आंखों के सामने तुरंत ही धूसर भूमि का एक अंतहीन विस्तार दिखाई दिया। ये भूमि माप से परे विशाल थी, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। यहाँ ऊर्जा धुंध विशेष रूप से घनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही गूफी ने इस भूमि पर कदम रखा, उसने अपने पैरों के माध्यम से अपने शरीर में लगातार शुद्ध ऊर्जा को रिसते हुए महसूस किया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह स्वर्गीय मकबरे की तीसरी परत है। यहाँ प्रशिक्षण हर दिन 7वीं स्तरीय गोलियां लेने से अधिक प्रभावी है। ऊर्जा घनत्व को महसूस करते हुए गूफी खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा यहाँ मिलने वाले ऊर्जा निकाय ज़्यादातर 8 सितारा डू वेनेरेट से ऊपर थे। यहाँ तक कि अर्ध संत स्तर के लोग भी असामान्य नहीं थे। इसलिए गूफी तीसरी परत में और भी गहराई में जाने लगा। अगले दिनों में गूफी लगातार लड़ाइयों में लगी रही, उन्मत्त होकर ऊर्जा को एकत्रित करती रही। धमाका। स्वर्गीय मकबरे की दूसरी परत में बिखरे हुए पत्थरों से भरे क्षेत्र में लाल रंग की एक महिला ने बहुत ही गर्म लपटें छोड़ीं, जिससे उसके सामने 3 ऊर्जा शरीर जलकर राख हो गए। हुओजी, पिछले 6 महीनों में आपकी प्रगति प्रभावशाली रही है। 3-8 सितारा डू वेनेरेट ऊर्जा शरीरों को तुरंत मारना। आप अपना पहला परिवर्तन पूरा करने के करीब होंगे, यान कबीले के हो जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा जब वह लाल रंग की महिला के बगल में दिखाई दिया। हाँ, हुओजी ने थोड़ा सिर हिलाया, कम बोला। अचानक हुओजी और हो जुवान दोनों ने दूर के आकाश से तेजी से आ रही 2 आभाओं को महसूस किया। बस हमारी किस्मत, स्वर्गीय मकबरे में पहली बार और हमें कुछ ऐसा मिला जो भयानक था। तुम दोनों को भी भाग जाना चाहिए। अगर यह विशाल तूफान आ गया तो एक शिखर डू वेनरेट भी नष्ट हो जाएगा। आने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गू कबीले के गू किंग यांग और गुयाओ थे। जैसे ही वे पहुंचे उन्होंने हुओजी और हो जुवान को विनम्रतापूर्वक चेतावनी दी। ऊर्जा तूफान। गू किंग यांग के शब्दों को सुनकर हुओजी और हो जुवान के चेहरे बदल गए। उन्होंने गू किंग यांग के पीछे क्षितिज की ओर देखा और एक मोटी ऊर्जा तूफान को देखा जो उनकी ओर दहाड़ रहा था, जिससे एक भयानक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में तेजी से एक विशाल ऊर्जा तूफान बना।
भागो। एक पल के सदमे के बाद होजी और हो जुवान जल्दी से भागने वाले समूह में शामिल हो गए। अध्याय 203 बचने की उम्मीद। स्वर्गीय मकबरे की दूसरी परत पर काले कवच में लिपटी एक आकृति एक विशाल शिलाखंड के ऊपर पैर मोड़कर बैठी थी। इस दौरान ये बख्तरबंद आकृति, जो कभी स्वर्गीय मकबरे में एक ऊर्जा प्राणी थी जो लंबे समय से समय की अवधारणा को भूल चुकी थी, उससे फिर से परिचित हुई। उसकी आंखों में भ्रम काफी हद तक दूर हो गया था, क्योंकि वह अस्तित्व के अर्थ पर विचार कर रहा था। समय आ गया है। एक निश्चित क्षण में उसकी आंखों में एक चमकीली चमक दिखाई दी और उसके हाथ में एक सफेद जेड टोकन प्रकट हुआ। अगले ही पल टोकन कुचल गया और आत्मा ऊर्जा का एक झोंका शून्य में गायब हो गया। जैसे ही उसने जेड टोकन को चकनाचूर किया, स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली एक चमकदार रेखा तेजी से क्षितिज पर फैल गई। स्वर्गीय मकबरे का ऊर्जा तूफान। जब उसने भयानक ऊर्जा तूफान को पूरे आकाश में फैलते देखा तो बख्तरबंद आकृति की आंखों में कोई डर नहीं दिखा। उस समय के दौरान जब उसने पलों की गिनती की, उसने कई चीजों के बारे में सोचा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो लंबे समय से मर चुका था, उसने महसूस किया कि अब और रुकने का कोई मतलब नहीं है। स्वर्गीय मकबरा, जो एक ऐसी जगह बन गया था जहां ताकतवर कमजोरों को खा जाते थे, अब मृतकों के आराम करने के लिए उपयुक्त नहीं था। स्वर्गीय मकबरा मूल रूप से मृतकों के लिए एक विश्राम स्थल था, लेकिन अब अंदर के ऊर्जा प्राणी एक दूसरे को खा रहे थे। मूल शांति बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। बख्तरबंद आकृति खड़ी हो गई, भागते हुए नहीं बल्कि आने वाले ऊर्जा तूफान का सामना करने के लिए। उसी समय जब काले बख्तरबंद आकृति ने सफेद जेड टोकन को कुचल दिया, तो गूफी, जो स्वर्गीय मकबरे की तीसरी परत के किनारे पर थी, ने कुछ महसूस किया और रुक गई। समय निश्चित रूप से उड़ता है। लगता है मुझे दूसरी परत पर वापस जाना होगा, गूफी ने खुद से कहा, फिर दिशा बदली और तीसरी परत के किनारे की ओर बढ़ गया। क्रिस्टल की दीवार तक पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। जुन ए, भगवान का शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो। स्वर्गीय मकबरे की तीसरी परत के प्रवेश द्वार पर गू किंग यांग और गू याओ इस स्थान पर भागने वाले पहले व्यक्ति थे। ये देखकर कि जुन एर पहले ही सुरक्षित रूप से पहुंच चुका था, गू किंग यांग ने राहत की सांस ली। भाई गूफी कहाँ है? गू याओ ने जुन एर के आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, भाई गूफी तुम्हारे साथ नहीं थे, गू किंग यांग ने भी भौहें सिकोड़ी। गूफी गू कबीले का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था और स्वर्गीय मकबरे में उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे संदेह है कि भाई गूफी पहले ही तीसरी परत में प्रवेश कर चुका है। हालांकि तीसरी परत के प्रवेश द्वार पर ऊर्जा अवरोध पहले ही जम चुका है। मैंने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी गति बहुत धीमी थी। इसके अलावा क्रिस्टल की दीवार के अंदर प्राचीन भक्षण करने वाले कीड़े हैं। जिन हिस्सों को मैं तोड़ने में कामयाब रहा, वे धीरे धीरे उनके द्वारा स्रावित ऊर्जा द्वारा फिर से बंद हो गए, इसलिए मेरे पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जुनर ने क्रिस्टल की दीवार पर एक गड्ढे की ओर इशारा किया और धीरे से समझाया। प्राचीन भक्षण करने वाले कीड़े। ये सुनकर गू किंग यांग और गू याओ दोनों ने फिर से भौहें सिकोड़ लीं। गू कबीले के सदस्य होने के नाते वे इन जीवों से अच्छी तरह वाकिफ थे। प्राचीन भक्षण करने वाले कीड़े छोटे जादुई जानवर थे जो प्राचीन काल में रहते थे। हालांकि उनके शरीर छोटे थे, लेकिन उनकी संख्या अनगिनत थी और वे कुछ भी खा सकते थे। वे तब लगातार शुद्ध ऊर्जा का स्राव करते थे और इन छोटे जीवों द्वारा विशाल क्रिस्टल की दीवार बनाई गई थी। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम तीसरी परत में प्रवेश नहीं करते हैं तो हम सभी यहाँ मर जाएंगे जब ऊर्जा का तूफान आएगा। गू याओ और गू किंग यांग मुश्किल स्थिति में थे। इस समय हो जी और हो जुवान भी घटनास्थल पर पहुंचे। कुछ ही देर बाद लेई कबीले, याओ कबीले, शी कबीले के 8 और लोग कबीले और लिंग कबीले एक के बाद एक पहुंचे। हम इस बारे में चिंता नहीं कर सकते। भले ही अंदर प्राचीन भक्षण करने वाले कीड़े हों, फिर भी आशा की एक किरण है। अगर हम यहाँ रहे तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। गू किंग यांग ने एक निर्णय लिया। उनके सामने ऊर्जा क्रिस्टल की दीवार को भेदने का इरादा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गू किंग यांग और गू याओ दोनों के भीतर डूक्यूई बाढ़ की तरह उमड़ पड़ा, विशाल धाराओं में बदल गया जिसने उनके सामने जमी हुई ऊर्जा बाधा को भयंकर रूप से मारा। NO12BN.C ओम। भले ही बाधा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, लेकिन उनके भयंकर हमलों के तहत ये टूटने लगी। अंततः एक जोरदार धमाके के साथ टूट गई, जिससे लगभग आधा मीटर चौड़ा और 3 से 4 मीटर ऊंचा एक छोटा गड्ढा दिखाई दिया। हालांकि इस गति से सैकड़ों मीटर मोटी क्रिस्टल की दीवार को भेदने में कई दिन लगेंगे। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि अंदर मौजूद प्राचीन भक्षण करने वाले कीड़े एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर रहे थे। युवा मास्टर गूफी कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? हालांकि होजी का जुनर के साथ तालमेल नहीं था, लेकिन उसने इस बार उससे बात करने की पहल की। 16 लोग स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अब यहाँ केवल 13 लोग ही एकत्र हुए थे।
हुन कबीले के 2 सदस्यों की किसी को परवाह नहीं थी, लेकिन कई लोग इस बात से चिंतित थे कि गूफी कहाँ है। भाई गूफी पहले ही तीसरी परत पर पहुंच चुका है। जुनर ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। उसे विश्वास था कि गूफी की ताकत के साथ अगर वह अभी भी दूसरी परत में होता तो वह बहुत पहले यहाँ पहुंच गया होता। जैसा कि गूफी से उम्मीद थी अकेले तीसरी परत में प्रवेश करना। जब हुओजी ने सुना कि गूफी तीसरी परत पर पहुंच गया है तो उसे राहत महसूस हुई। हुओ जुबान, काम पर लग जाओ। लेई लुओ, याओ जिंगजी, शिलेजी, लिंग, अगर तुम सब देखते रहे तो हम सब यहाँ मर जाएंगे। अगले ही पल हुओजी क्रिस्टल की दीवार को तोड़ने के प्रयास में शामिल हो गई और लेई, याओ, शे और लिंग कुलों के अन्य लोगों को याद दिलाया। याओ कबीले के 2 लोगों में से एक याओ जिंगजी थी और दूसरी उत्तेजक कपड़े पहने एक युवती थी। हुओजी की हरकतों को देखकर वह भी शामिल हो गई। यहाँ कोई भी मरना नहीं चाहता था। समूह ने काम करना जारी रखा और 10 मिनट के बाद वे दीवार में कई दर्जन मीटर आगे बढ़ गए थे। इस समय तक निकट आने वाले ऊर्जा तूफान का दबाव अधिक तीव्र हो रहा था और तूफान की हवाओं की आवाज़ धीमी गति से सुनी जा सकती थी। ये काम नहीं कर रहा है। हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है और हमारी गति बहुत धीमी है। लेई लुओ अधीर होते हुए बाधा पर अपना हमला रोक दिया और विलाप किया, अगर भाई लेई डोंग यहाँ होते तो वे अब तक इस शापित क्रिस्टल दीवार को तोड़ चुके होते। हाँ, भाई लेई डोंग पहले ही 2 सितारा डूसेंट स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अफसोस वह अभी भी अपने परीक्षण के लिए लाइटनिंग डेमन पूल में हैं। लेई कबीले का एक और सदस्य भी रुक गया और आहें भरने लगा। ऐसा कहने का क्या मतलब है? काम करते रहो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। ये देखकर हुओजी ने लेई कबीले के 2 सदस्यों को तिरस्कार से देखा। हालांकि जब लेई कबीले के 2 सदस्य आराम कर रहे थे तो दूसरों ने देखा कि क्रिस्टल की दीवार धीरे धीरे खुद को फिर से सील कर रही थी क्योंकि सफ़ेद कीड़े उसमें से निकल रहे थे। ये कैसे हो सकता है? इस खोज ने सभी को निराश कर दिया। इससे भी बुरी बात यह थी कि बड़ी संख्या में प्राचीन भक्षण करने वाले कीड़े दिखाई दिए और उन्होंने समूह के हमलों को भी खाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि मुझे एक स्वर्गीय लौ की आभा महसूस हो रही है। अचानक हुओजी का माथा एक चमकदार लाल रोशनी से चमक उठा जिससे वह विशेष रूप से आकर्षक रूप में दिखाई देने लगी। एक स्वर्गीय लौ। हुओ जुबान रुक गया और आश्चर्य से हुओजी को देखने लगा। यह गूफी की आभा है। हुओजी एक पल के लिए स्थिर खड़ी रही, ध्यान से ऊर्जा को महसूस किया और फिर अचानक सुरंग के सामने दाईं ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। बाकी लोगों ने उसकी निगाह का अनुसरण किया। उस दिशा में पहले से अभेद्य सुरंग की दीवार बिना किसी प्रतिरोध के पिघल रही थी और एक चमकदार लौ ने सभी के चेहरों को रोशन कर दिया। सहज रूप से सभी ने आंखें सिकोड़ लीं। लौ के पार जुनर, हुओजी और अन्य लोगों ने एक परिचित आकृति देखी। अध्याय 204 अपनी पत्नी को संभालो, वह बहुत उग्र है। गूफी, ये भाई गूफी है। भाई गूफी, ये वास्तव में वही है। वह वास्तव में बहुत समय पहले स्वर्गीय मकबरे के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था और इतनी आसानी से वापस आ गया। ऐसी ताकत हमारी पहुंच से परे है। बहुत सुंदर, काश वह मेरा आदमी होता। आखिरकार हमारा उद्धारकर्ता आ गया है। जैसे ही लपटें कम हुई सभी ने आखिरकार उम्मीद भरी रोशनी के पीछे की आकृति को देखा। ये पतली आकृति इस समय सभी की आंखों में बहुत भव्य लग रही थी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो। गूफी ने समूह की ओर देखा। उनकी शांत आवाज़ उनकी निराशा में आशा की किरण की तरह थी। भाई गूफी, मुझे पता था कि मैं सही था। आप पहले ही तीसरे स्तर पर पहुंच चुके थे। जुनर की आंखें एक रेखा में सिमट गईं जो उसके दिल में खुशी को छिपाने में असमर्थ थी। तुम खास तौर पर मुझे बचाने के लिए वापस आए हो, है न? उसकी बातें सुनकर गूफी के पास कोई शब्द नहीं था। यह महिला वाकई बहुत अजीब थी, हमेशा खुद को हर चीज़ का केंद्र मानती थी। वह जुनर को अनदेखा करते हुए दूर चला गया। इस समय सभी गूफी के पीछे पीछे चल रहे थे। उसके नेतृत्व में और उसकी स्वर्गीय लौ का उपयोग करते हुए वे आसानी से आगे बढ़ सकते थे। प्राचीन भक्षण करने वाले कीड़े जो पहले सभी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द थे, गूफी की लौ से तुरंत भस्म हो गए और शून्य में बदल गए। कुछ ही समय में सभी लोग मोटी क्रिस्टल दीवार को पार कर तीसरे स्तर पर पहुंच गए। युवा मास्टर गूफी, मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहिए। यदि आप नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से स्वर्गीय मकबरे में मर जाती। याओ कबीले की उग्र पोशाक वाली युवती जल्दी से गूफी के पास पहुंची और अपना आभार व्यक्त करने के लिए गहराई से झुकी। उसकी पोशाक पहले से ही खुली हुई थी और अब जब वह झुकी तो उसकी गर्दन का बर्फीला सफ़ेद परिदृश्य पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा था, बेहद आकर्षक। याओ माय, तुम सच में साजिश कर रही हो, है न? क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी को इस तरह से बहका सकती हो? जुन एर ऐसी स्थिति में खड़ी थी जहां से वह ये दृश्य देख सकती थी, तुरंत नाराज हो गई और सीधे चिल्लाए, गू जुन एर, तुम्हें क्या समस्या है? क्या मैंने तुम्हें उकसाया?
ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास एक दिव्य वंश है तुम सबको नीचा दिखा सकते हो। याओ मियर, जो पीछे रहने वाला नहीं था, ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी बहस एक पत्नी और एक मालकिन के बीच टकराव की तरह लग रही थी। गूफी को सिर दर्द होने लगा। उसने झगड़ते जुनर और याओ मियर से खुद को दूर कर लिया और गुकिंग यांग और गु याओ की ओर बढ़ गया। उसने उन्हें तीसरे स्तर के अंदर की स्थिति के बारे में बताना शुरू किया। गूफी ने पहले ही तीसरे स्तर के बाहरी इलाकों का पता लगा लिया था। यहाँ ऊर्जा निकाय ज़्यादातर 8 सितारा या 9 सितारा डू वेनेरेट के स्तर के थे। कभी कभी वह कुछ अर्ध संतों से मिल सकता था। जहाँ तक आगे की बात है तो उसने 1 सितारा डू संतों की ताकत वाले ऊर्जा निकायों को भी देखा था। इसके अलावा गूफी ने जल्दबाजी में काम नहीं किया था, बल्कि सावधानी से आगे बढ़ना चुना था। आखिरकार ज़ियाओ ज़ुबान की भयानक उपस्थिति के अलावा तीसरे स्तर पर अन्य शक्तिशाली ऊर्जा निकाय भी थे, कुछ संभवतः मध्य स्तर के डू संत थे। ताकत स्वर्गीय मकबरे का तीसरा स्तर वास्तव में भयानक है, गु याओ ने कहा। उसका चेहरा भारी था। जितनी अधिक खतरनाक जगह होगी उतने ही अधिक अवसर होंगे। गु किंग यांग आशावादी बने रहे। ये सब सुनकर उनकी आंखों में और अधिक मजबूत होने की इच्छा चमक उठी। युवा मास्टर गूफी, हमें बचाने के लिए और तीसरे स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गूफी के गु किंग यांग और गु याओ से बात खत्म करने के बाद हुओ जी, जो पास में ही सुन रही थी, अपना आभार व्यक्त करने के लिए आगे बढ़ी। इस बीच जुनर और याओ माया अभी भी बहस कर रहे थे। भाई गूफी, मुझे लगा कि इस बार मैं स्वर्गीय मकबरे में मरने के लिए अभिशप्त हूँ, लेकिन सौभाग्य से तुम आ गए। तुम्हारी उपस्थिति मेरी निराशा में प्रकाश की किरण की तरह थी। ये कैसा रहेगा? हुओ जी यहाँ है, वह काफ़ी आकर्षक है, हालांकि स्वभाव में थोड़ी उग्र है। तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में ले सकते हो और हमारे कबीले के ससुराल वाले बन सकते हो। हुओ जुबान भी धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आगे आया। उसके शब्द जीवंत और निर्लजता से भरे थे। जैसे ही हुओ जुबान ने बोलना समाप्त किया, गूफी, गु किंग यांग और गु याओ सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी बातचीत में बदलाव बहुत अचानक था। हुओ जुबान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पिटाई चाहते हो? हुओ जी के गाल लाल हो गए क्योंकि उसने तुरंत ऐसा अभिनय किया जैसे वह हुओ जुबान को मारने जा रही थी। हालांकि ये सब दिखावा था। अंदर ही अंदर वह वास्तव में हुओ जुबान से खुश थी कि उसने वह कहा जो उसने कहने की हिम्मत नहीं की थी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। भाई गूफी, तुम्हें वास्तव में अपनी मंगेतर को संभालना चाहिए, वह बहुत उग्र है। हुओ जुबान जल्दी से दूर कूद गया, लेकिन उसके मुंह से चुटीली टिप्पणियां निकलती रहीं। हुओ जी का चेहरा उसके शब्दों से और भी लाल हो गया। जब उसने गूफी के कुछ अजीब भाव को देखा तो वह खुशी से झूम उठी और चुपके से हुओ जुबान को बाद में पुरस्कृत करने का फैसला किया। TLN और सर्वश्रेष्ठ विंगमैन का पुरस्कार जाता है लेई लुओ। अपने उस लेई डोंग के बारे में शेखी बघारना बंद करो। भाई गूफी हमारी पीढ़ी में सबसे ताकतवर है, शे कबीले के शिलेजी ने लेई लुओ से कहा, फिर गूफी के पास गया। शे कबीले के लोग हमेशा सीधे सादे होते थे। गूफी के जीवन रक्षक कार्य के लिए अपना आभार प्रकट करने के लिए शिलेजी ने एक घुटने पर झुककर भव्य सलामी भी दी। खड़े हो जाओ। गूफी शिलेजी की हरकत से हैरान रह गया और जल्दी से उसे खड़ा करने में मदद की। शिलेजी की टिप्पणी से सहमत न होने के बावजूद लेई लुओ ने फिर भी गूफी के जीवन रक्षक कार्य को स्वीकार किया। हालांकि उसे नहीं लगता था कि गूफी लेई डोंग को हरा सकता है, जिसने डुक्यूई को ब्लैक डायमंड लाइटनिंग में बदल दिया था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता था। सभी को शुभकामनाएं। गूफी तीसरे स्तर पर फिर से आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर के लिए ही रुका। इस बार वह एक बार फिर अकेला था, क्योंकि गू कबीले के अन्य लोग ताकत में अंतर के कारण उसकी गति के साथ नहीं चल पा रहे थे। भाई गूफी, मेरा इंतजार करो। गूफी को जाते देख जुन एर ने आखिरकार याओ मियर से बहस करना बंद कर दिया और उसका पीछा किया। हालांकि गूफी की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज थी और वह जल्दी ही उसकी नज़रों से ओझल हो गया। जुन एर, तीसरा स्तर खतरों से भरा है, तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। गु किंग यांग ने उसे सख्ती से पुकारा। भाई किंग यांग, मैं ठीक हो जाऊंगा। भाई गूफी मेरी रक्षा करेगा। जुन एर ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं सुनते हुए गूफी का पीछा करते हुए एक संदेश पीछे छोड़ दिया, जिससे गु किंग यांग सिर हिलाया। वह बहुत लापरवाह हो रही है। गु याओ भी गुस्से में था। जुन एर आखिरकार गु कबीले की दिव्य रक्तरेखा थी। अगर उसे कुछ हुआ तो ये गु कबीले के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हर कोई, स्वर्गीय मकबरे का तीसरा स्तर खतरनाक है। क्या हमारे 2 कबीले सेना में शामिल हो सकते हैं ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें? हुओ जुबान उन दोनों के पास आया और गु किंग यांग को निमंत्रण दिया। यह एक अच्छा विचार है। संख्या में ताकत होती है। भले ही हम आधे संतों के स्तर पर ऊर्जा निकायों का सामना करें, हमारे पास लड़ने का मौका होगा। गु किंग यांग ने सिर हिलाया और तुरंत सहमति व्यक्त की। अध्याय 205, युवा मित्र, रुको।
उजाड़ भूरे भूरे रंग की भूमि पर हवा के साथ धीरे धीरे ऊर्जा की धुंध बह रही थी। इस धुंधली दुनिया ने एक रहस्यमयी खिंचाव दिया, जैसे कि इस शांत क्षेत्र में समय की अवधारणा भी खो गई हो। इस भूमि के एक निश्चित हिस्से में गूफी क्रॉस लेग बैठा था। उसके हाथों में 2 ऊर्जा कोर थे, दोनों अर्धसंत ऊर्जा निकायों से थे। अचानक उसके चारों ओर हवा तेज हो गई और शक्तिशाली आभा वाले 3 ऊर्जा निकाय अचानक क्षेत्र में प्रकट हुए। बलों में शामिल हो रहे हैं, है ना? मैंने आप सभी को कम आंका। गूफी ने उनके दृष्टिकोण को महसूस किया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अपनी साधना को रोक दिया। स्वर्गीय मकबरे में साधना के दौरान गूफी ने 10 से अधिक अर्धसंत ऊर्जा कोर जब्त कर लिए थे और यहाँ तक कि 1 सितारा डू संतों से 3 कोर भी प्राप्त किए थे। इन ऊर्जा संचयों के साथ वह स्वर्गीय मकबरे में 1.5 साल के बाद 2 सितारा डू सेंट स्तर के शुरुआती चरण में पहुंच गया। ऐसी प्रगति उल्लेखनीय थी। हालांकि इस अथक लूटपाट ने गूफी को स्वर्गीय मकबरे की तीसरी परत में मजबूत ऊर्जा निकायों के बीच कुछ हद तक बदनाम कर दिया था। आमतौर पर शक्तिशाली ऊर्जा निकाय अपने क्षेत्रों में ही रहते हैं, लेकिन इस बार 3 डू सेंट ऊर्जा निकायों ने गूफी का सामना करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। शुरुआती चरण में एक 2 सितारा डू सेंट और 2 1 सितारा डू सेंट बुरा नहीं है। इन 3 ऊर्जा निकायों के संयुक्त हमले का सामना करने के बावजूद गूफी वास्तव में काफी उत्साहित था। अगर वह इन तीनों के ऊर्जा कोर को खा सकता है तो उसकी ताकत आगे बढ़ सकती है, संभवतः 2 सितारा डू सेंट स्तर के मध्य चरण तक। हमें जीवित मांस का स्वाद चखने में बहुत समय हो गया है, खासकर आपके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से। अग्रणी ऊर्जा निकाय ने भयावह स्वर में बात की। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तीनों ने गूफी पर जोरदार हमला कर दिया। आओ आओ, गूफी ने बिना किसी घबराहट के अपनी स्वर्गीय ज्वाला को बुलाया, उनके हमले का सामना करने के लिए तैयार। ऊर्जा निकायों में स्वाभाविक रूप से समान स्तर के मांस और रक्त वाले प्राणियों की तुलना में कमजोर युद्ध क्षमताएं होती हैं। अगर 2 सितारा डू सेंट की मदद न होती तो गूफी कुछ ही आदान प्रदानों में 2 1 सितारा डू सेंट को हरा सकता था। येलो स्प्रिंग्स पाम तारांकन। पर्यावरण जटिल था और गूफी ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे अपने येलो स्प्रिंग्स पाम को छोड़ दिया। आसमान से एक विशाल हथेली का निशान उतरा। एक ही वार से 1 सितारा डू सेंट ऊर्जा निकायों में से एक हमले का सामना नहीं कर सका और हवा में तैरते हुए एक ऊर्जा कोर में सिमट गया। ये देखकर अन्य 2 ने तुरंत लड़ने की इच्छा खो दी और भागने की कोशिश की। तारांकन बूम तारांकन। गूफी ने अपने लाभ का लाभ उठाते हुए दूसरे 1 सितारा डू सेंट ऊर्जा शरीर को नष्ट कर दिया और भागने वाले का पीछा करना जारी रखा। तीनों डू सेंट ऊर्जा शरीरों में से कोई भी बच नहीं पाया, वे सभी ऊर्जा कोर में सिमट गए। अगले 3 महीनों में गूफी की ताकत 2 सितारा स्तर के मध्य चरण तक बढ़ गई। उसने जिन ऊर्जा निकायों का शिकार किया उनमें 3 सितारा डू सेंट स्तर के लोग भी शामिल होने लगे, एक ऐसी लड़ाई जिसे स्वर्गीय मकबरे की तीसरी परत में प्रमुख व्यक्ति भी महसूस कर रहे थे। गूफी के अथक कार्यों से कुछ डू सेंट स्तर के ऊर्जा शरीर भी छिपने लगे, एक जीवित व्यक्ति को देखते ही भागने लगे। कई ने भूमिगत होने का विकल्प चुना। एक दिन एक ऊर्जा शरीर का पीछा करते हुए गूफी एक बंजर मैदान में पहुंच गया, जहां एक भी पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था, केवल अंतहीन अंधेरा था। तारांकन बूम तारांकन। गूफी आकाश में खड़ा था, भागते हुए ऊर्जा शरीर पर हमला करने के लिए तैयार था, जब अचानक उसने क्षेत्र पर एक शक्तिशाली दबाव महसूस किया। युवा मित्र, जो लोग बख्शे जाने के लायक हैं उन्हें बख्श दो। एक प्राचीन आवाज जो कालातीत आभा से भरी हुई थी, अचानक अंतरिक्ष में गूंज उठी। जैसे ही आवाज बोली, गूफी द्वारा छोड़ा गया विशाल हथेली का निशान बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह क्या है? अजीब स्थिति को भांपते हुए गूफी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके सामने शून्य में हल्की लहरें दिखाई दी और फिर हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने एक आकृति चुपचाप उभरी। नमस्कार भगवान जियाओ जुवान। आकृति की उपस्थिति ने ऊर्जा शरीर को बहुत उत्साहित कर दिया जो गूफी के पीछा से भाग रहा था। आकाश में आकृति ने अपना सिर उठाया, एक ऐसा चेहरा दिखाया जो विशेष रूप से सुंदर नहीं था, लेकिन एक अनोखा आकर्षण था। उसके काले बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे और उसकी गहरी काली आंखें ब्लैक होल की तरह थीं, जो एक असामान्य ज्ञान से भरी हुई थीं। जियाओ जुवान। जूनियर सीनियर जियाओ जुवान को बधाई देता है। ऊर्जा शरीर के शब्दों को सुनकर गूफी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने सम्मानपूर्वक अपने हाथों को आकाश में आदमी की ओर बढ़ाया। भगवान जियाओ जुवान ने हस्तक्षेप किया है। नवंबर LBJNN। वह अभिमानी जीवित व्यक्ति, मुझे आशा है कि भगवान जियाओ जुवान उसे सबक सिखाएंगे। जियाओ जुवान के प्रकट होते ही स्थिति को भांपते हुए कुछ शक्तिशाली ऊर्जा निकायों के चेहरे उत्साह से चमक उठे। आप अपनी उम्र के हिसाब से काफी प्रभावशाली हैं। जियाओ जुवान की नज़र गूफी पर पड़ी और हालांकि उसका स्वर सौम्य था, लेकिन उसमें प्रशंसा की झलक थी। इतने सालों में आप स्वर्गीय मकबरे की तीसरी परत तक पहुंचने वाले सबसे उत्कृष्ट युवा व्यक्ति हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि स्वर्गीय मकबरा मृतकों के लिए एक विश्राम स्थल है।
यहीं पर उन्हें शांति मिलती है। आपने जो किया है बहुत आगे निकल गया। जब ज़ियाओ ज़ुबान ने अपने अंतिम 2 शब्द कहे तो गुफी का दिल उसकी छाती में धड़क उठा। सौभाग्य से ज़ियाओ ज़ुबान ने उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे का कोई संकेत नहीं दिखाया, इसके बजाय उसने अपना स्वर बदलकर चिंतनशील कर लिया। ये स्थान मूल रूप से सभी के लिए एक शांतिपूर्ण विश्राम स्थल था, लेकिन एक निश्चित इकाई के जन्म के कारण यहाँ मृतकों में एक एक करके भक्षण करने वाले कारक प्रत्यारोपित किए गए हैं। अगर यह वर्षों से मेरे निरोध के लिए नहीं होता। गूफी को ठीक से पता था कि ज़ियाओ ज़ुबान किस बारे में बात कर रहा था। मृतक में भक्षण करने वाले कारक प्रत्यारोपित करने वाली इकाई स्वर्गीय कब्र आत्मा थी, जो कब्र के भीतर ही पैदा हुई थी। अगर ज़ियाओ ज़ुबान ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो स्वर्गीय कब्र के भीतर शक्तिशाली ऊर्जा निकाय अपने संबंधित क्षेत्रों में इतने शांतिपूर्ण नहीं रह पाते। वरिष्ठ सही कह रहे हैं, ये शिकार वास्तव में मेरी ओर से अत्यधिक था। गूफी ने माफ़ी मांगते हुए फिर से सिर झुकाया। ज़ियाओ ज़ुबान से बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुमने जो ऊर्जा कोर एकत्र किए हैं वे स्वर्गीय मकबरे से तुम्हें निष्कासित किए जाने तक साधना के लिए पर्याप्त हैं। अब रुकने का समय है। ये शब्द कहने के बाद ज़ियाओ ज़ुबान का शरीर धीरे धीरे लुप्त हो गया। जब गूफी ने ज़ियाओ ज़ुबान को जाते हुए देखा तो उसने महसूस किया कि उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। धन्यवाद भगवान ज़ियाओ ज़ुबान। मृत्यु से बचा हुआ ऊर्जा शरीर एक बार फिर उस दिशा में घुटने टेक दिया जहां ज़ियाओ ज़ुबान गायब हो गया था। वह समझ गया कि चूंकि ज़ियाओ ज़ुबान ने बोल दिया है, इसलिए गूफी उस पर फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। बिना रुके गूफी ने पास में एक सुनसान जगह ढूंढी और एकांत में चला गया। इस बार उसने जो असंख्य ऊर्जा कोर प्राप्त किए थे उनके साथ उसे 2 सितारा स्तर के शिखर तक पहुंचने का पूरा भरोसा था। इस बीच स्वर्गीय मकबरे की तीसरी परत के दूसरे हिस्से में जुनर एक अर्धसंत ऊर्जा शरीर का सामना कर रहा था। पहले तो जुनर को लगा कि वह खतरे में है, लेकिन जब उसने अपने 7 रंगों वाले कबीले के चिन्ह दिखाए तो अर्धसंत ऊर्जा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। एक इंद्रधनुषी रंग का कबीले का चिन्ह, बिल्कुल उस डरावने व्यक्ति की तरह। एक भयभीत चीख के साथ अर्धसंत ऊर्जा शरीर, जो जुनर से बहुत अधिक शक्तिशाली था, बिना किसी लड़ाई के भाग गया, जिससे जुनर पूरी तरह से भ्रमित हो गई। अध्याय 206 जुनर की जीत। आखिर हो क्या रहा है? उस अर्धसंत ऊर्जा शरीर को देखकर जो पागलों की तरह उससे भाग रहा था, जुनर, जो मौत से लड़ने के लिए तैयार थी, भ्रम से भर गई। कुछ ही क्षण पहले जब मैंने अपना कबीले का चिन्ह सक्रिय किया था तो वह भयंकर और धमकी भरा था, मुझे निगलने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना कबीले का चिन्ह दिखाया, वह बहुत भयभीत हो गया। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है? जुनर ने अपने माथे पर इंद्रधनुषी रंग के कबीले के चिन्ह को धीरे से छुआ और उसकी आंखों में एक एहसास जगने लगा। इस स्वर्गीय मकबरे में केवल गूफी के पास उसकी तरह प्राचीन कबीले का इंद्रधनुषी रंग का चिन्ह था। ऐसा लग रहा था कि दुश्मन को जिस चीज का डर था वह गूफी की उपस्थिति थी, जिस पर भी वही चिन्ह था। इसीलिए ऊर्जा शरीर ने उसके निशान को देखकर इतनी दहशत से प्रतिक्रिया की। NOWELL-BEACON ऐसा लगता है कि भाई गूफी ने अनजाने में मुझे एक बार फिर बचा लिया। जब उसने इस बारे में सोचा तो जुनर के मुंह के कोनों पर एक मीठी और खुशनुमा मुस्कान उभर आई। हालांकि अर्धसंत ऊर्जा शरीर के साथ इस मुठभेड़ के बाद वह शांत होने लगी। उसने महसूस किया कि अगर वह कब्र में और गहराई तक जाती है तो उसे और भी शक्तिशाली ऊर्जा शरीर मिल सकते हैं, संभवतः डूसेंट स्तर के भी। इस प्रकार उसने पहले वापस लौटने और 9 सितारा डू वेनेरेट ऊर्जा निकायों के खिलाफ अपने कौशल का अभ्यास करने का फैसला किया। 3 दिन बाद जुनर अजीबोगरीब आकार की चट्टानों से भरे एक अजीब क्षेत्र में पहुंची और युद्ध की लहरों को महसूस किया। अराजक ऊर्जाओं के बीच उसने एक परिचित उपस्थिति महसूस की। ऐसा लगता है कि भाई किंग यांग और अन्य लोग मुसीबत में हैं। युद्ध के स्रोत का अनुसरण करते हुए जुनर की आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ी। एक काले पहाड़ की चोटी पर एक भूत सिर वाली तलवार लिए एक व्यक्ति खड़ा था। ये व्यक्ति गहरे लाल रंग का लबादा पहने हुए था, उसका चेहरा ठंडा था, उसके चेहरे पर चाकू के कई निशान थे, जिससे भयानक बर्बरता का आभास हो रहा था। आखिरकार सभी जीवित प्राणी मजबूत नहीं होते। हाँ, इतने साल हो गए जब से मैंने जीवितों के मांस और रक्त का स्वाद चखा है। लाल रंग की आकृति की रक्त लाल आंखें नीचे खड़े 4 लोगों गो किंग यांग, गु याओ, हुओजी और हो जुबान को खून की प्यास से घूर रही थीं। सभी सावधान रहें। गु किंग यांग ने खुद को ब्लड ब्लेड सेंट कहने वाले व्यक्ति को देखा, उसकी आंखें आशंका से भरी हुई थीं। उन्होंने डू वेनेरेट और आधे संत के बीच के अंतर को कम करके आंका था। चारों के एक साथ काम करने के बावजूद वे एक आधे संत ऊर्जा शरीर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। भूमि सील को पलटना। गु किंग यांग के हाथ में एक शानदार ऊर्जा प्रकाश सील जल्दी से बन गई, फिर ब्लड ब्लेड सेंट की ओर बढ़ी। यह एक बहुत ही तुच्छ तकनीक है। आने वाली ऊर्जा प्रकाश सील को देखकर ब्लड ब्लेड सेंट ने अपने भूत सिर वाले ब्रॉडस्वॉर्ड से हवा में 2 बार वार करते हुए उपहास किया।
दो विशाल ब्लेड बीम अंतरिक्ष को चीरते हुए, ऊर्जा प्रकाश सील को चकनाचूर करते हुए और बची हुई ब्लेड ऊर्जा को गुकिंग यांग की ओर तेजी से भेजते हुए, वह आखिरी क्षण में मुश्किल से इससे बच पाया। यह आदमी बहुत तेज है। हम अलग अलग नहीं लड़ सकते। हमें सेना में शामिल होने की ज़रूरत है। हुओजी, जिसकी ताकत गुकिंग यांग के बराबर थी, ने सुझाव दिया, दूसरों से दुश्मन के खिलाफ अपनी शक्तियों को एकजुट करने का आग्रह किया। ब्लड ब्लेड कैओटिक विंड स्लैश। गुकिंग यांग और अन्य लोगों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए ब्लड ब्लेड सेंट ने एक भयंकर जवाबी हमला किया। उसके पैर जमीन पर धंस गए और उसका शरीर रक्त लाल बवंडर की तरह तेजी से घूम गया, जिसने आसपास के स्थान को ब्लैक होल में चीर दिया। बूम बूम, निर्दयी ब्लेड ऊर्जा बिजली की तरह बवंडर से निकली, जिससे गुकिंग यांग और अन्य उड़ गए। उनके शरीर आसपास की चट्टानों से टकराए, जो बल के कारण पाउडर में बदल गए। अरे, यह आदमी बहुत ताकतवर है, शायद एक उन्नत स्तर का अर्धसंत। अपने गले में चढ़ते खून को दबाते हुए गुकिंग यांग ने कर्कश आवाज में कहा। हमें भागना होगा, लेकिन अगर हम भागेंगे तो वह हमें एक एक करके मार डालेगा। हुओजी ने मौत तक एक हताश लड़ाई का सुझाव दिया। हाँ, तुम चारों बाहर के प्रतिभाशाली लोग होगे जो इतनी दूर तक पहुंच पाए हो। प्रतिभाशाली लोगों को खाना वाकई बहुत मजेदार होगा। ब्लड ब्लेड सेंट खून के प्यासे होकर मुस्कुराया। हम एक और। अचानक ब्लड ब्लेड सेंट ने उनके पीछे आसमान में एक निश्चित स्थान पर देखा। उसकी आंखें और भी उत्साहित थीं। यह जुन एर है। जुन एर, जल्दी से चले जाओ, ये तुम्हारी पहुंच से बाहर है। गुकिंग यांग ने भी उसकी उपस्थिति को महसूस किया और तुरंत उसे पीछे हटने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह उनके लिए खुद को जोखिम में डाले। लेकिन जुन एर अपने कबीले के सदस्यों के खतरे में होने पर चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती थी। ज्यादा हाथ मतलब ज्यादा ताकत। जुन एर, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। गुयाओ ने भी जुन एर से जाने के लिए कहा। खतरे के बावजूद उसके आने की जिद ने उसके लिए उसकी पुरानी भावनाओं को जगा दिया। बहुत हो गया, आज तुम में से कोई भी मेरी पकड़ से नहीं बच पाएगा। ब्लड ब्लेड सेंट जोर से हंसा, अपने खून से सने भूत सिर वाले ब्रॉडस्वॉर्ड को फिर से उठाया। तुम अभी भी सच्चे डू सेंट नहीं हो। जुन एर ने पलटवार किया, अपनी डू क्यूई को छोड़ते हुए, सुनहरी लपटों से घिरी हुई। उसी समय उसके माथे पर इंद्रधनुषी रंग का निशान फिर से सक्रिय हो गया, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। यह क्या है? जैसे ही जुन एर ने अपना इंद्रधनुषी रंग का निशान दिखाया, ब्लड ब्लेड सेंट का उठा हुआ ब्लेड अचानक जम गया। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ स्पष्ट रूप से कांप रहा था। वह मौत का तारा, क्या वह पास में है? ठीक वैसे ही जैसे जुन एर ने पहले सामना किए गए अर्धसंत ऊर्जा शरीर से, ब्लड ब्लेड सेंट ने एक भयानक चीख निकाली और जल्दी से भागने के लिए मुड़ा। अजीब बात है, वह अचानक क्यों भाग गया? हुओजी की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। अन्य लोग भी उतने ही हैरान थे। वे समझ सकते थे कि ब्लड ब्लेड सेंट ने कुछ भयानक देखा था। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह जुनर ही था जिसने उसे डरा दिया था। ठीक है, ये खत्म हो गया। वह आदमी डर से पागल हो गया होगा। जुनर ने मुड़कर अपने माथे पर इंद्रधनुषी रंग के निशान को धीरे से सहलाया, दूसरों से बात करते हुए हल्के से मुस्कुराए। वाह, मिस जुनर वास्तव में प्राचीन कबीले से दिव्य रक्त वाले व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की हकदार हैं। उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी और उसने एक आधे संत को भी डरा दिया। हुओ जुबान खड़ा हो गया, जुनर की चापलूसी करते हुए। आखिरकार उसकी उपस्थिति ने उन सभी को बचा लिया था। ये सुनकर जुनर गर्व से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, यहाँ तक कि जानबूझकर हुओ जी की ओर देखा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस जुनर। हुओ जी, जो पहले जुनर से भिड़ चुकी थी, जानती थी कि वह दिखावा कर रही थी, लेकिन जीवन रक्षक अनुग्रह को देखते हुए उसका आभार सच्चा था। जुनर, क्या तुम भाई गूफी के साथ नहीं रह पाए? गुकिंग यांग ने फिर पूछा। नहीं, भाई गूफी को तीसरी परत के गहरे हिस्सों तक पहुंच जाना चाहिए था, जहां अधिकांश ऊर्जा शरीर बहुत मजबूत हैं। मैं नहीं रह सका। मुझे उम्मीद है कि गूफी सुरक्षित रहेगा। हम केवल बाहरी इलाकों में ही रह सकते हैं। अगर हमें पहले वाले जैसे किसी और शक्तिशाली ऊर्जा शरीर का सामना करना पड़े तो हम हमेशा इतने भाग्यशाली नहीं रहेंगे। गुकिंग यांग ने जुनर के माथे पर इंद्रधनुषी रंग के निशान को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ अनुमान लगा रहा था, और उसके शब्दों ने भाग्यशाली शब्द पर जोर दिया। अध्याय 207, 3 सितारा डूसंत। प्रणाली, मेरी साधना बढ़ाओ। स्वर्गीय मकबरे की तीसरी परत के भीतर गूफी ने अपने द्वारा एकत्रित की गई अधिकांश ऊर्जा कोर को पहले ही अवशोषित कर लिया था। अब वह 2 सितारा डूसंत के अंतिम चरण में था। इस समय उसने अपनी साधना को 3 सितारों तक बढ़ाने के लिए अंतिम प्रयास करने की योजना बनाई। डिंग, मेजबान 400,000 भावना बिंदुओं का उपभोग करता है और एक एपिफनी प्राप्त करता है। लंबे समय तक भावना बिंदुओं को जमा करने के बाद उन्होंने आखिरकार एक बार फिर अपनी भूमिका निभाई। इस एपिफनी के समर्थन से गूफी एक गहन और रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर गया।
स्वर्गीय मकबरे की तीसरी परत में घनी स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा गूफी के शरीर की ओर पागलों की तरह उमड़ पड़ी। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा पहले से ही अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी और अब दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों मील की ऊर्जा उसकी ओर एकत्रित हुई। गूफी के शरीर की सतह पर क्रिस्टलीकरण के लक्षण दिखने लगे। सौभाग्य से उसकी अवशोषण दर भी तेज थी और क्रिस्टलीकरण सिर्फ एक पतली परत बनकर रह गया। पास में कई शक्तिशाली ऊर्जा प्राणियों ने इस परिवर्तन को महसूस किया। वह दानव तारा फिर से शक्तिशाली हो रहा है। वह टूट रहा है। क्या हमें उसे मारने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए? यदि आप मरना चाहते हैं तो आगे बढ़ें, लेकिन हमें अपने साथ नीचे न घसीटें। जब भी स्वर्गीय मकबरा खुलता है, ये जीव लंबे समय तक नहीं रहते। कुछ दिनों में वह दानव तारा चला जाएगा। ये जानते हुए कि गूफी टूट रहा है, किसी ने भी जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। तारांकन होश, स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का ये जमावड़ा पूरे 2 दिनों तक जारी रहा। अंत में जिस ऊर्जा तूफान के केंद्र में गूफी खड़ा था, वह उसकी आंखें खोलते ही शांत हो गया। उसके सिर के ऊपर ऊर्जा तूफान तेजी से सिकुड़कर एक ठोस पिंड में बदल गया, जिसे गूफी ने एक ही घूंट में निगल लिया। 3 सितारा प्रारंभिक चरण। ये यात्रा इसके लायक थी। अपने डूक्यूई की अपार शक्ति को महसूस करते हुए गूफी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। इस युग में वह पहले से ही युवा पीढ़ी के बीच निर्विवाद नेता थे। यहाँ तक कि कुछ पुराने शक्तिशाली लोग भी अब उनके सामने पूरी तरह से दब गए थे। अगले ही पल गूफी ने अपने दिमाग को सक्रिय किया और जांच करने के लिए विशेषता पैनल खोला। होस्ट गूफी, आयु 27, साधना 3 स्टार डूसेंट प्रारंभिक चरण, योग्यता 103 ग्रेड 10 डी ब्लडलाइन के लिए 90-100 सीमा है। शारीरिक बनावट 94 रॉयल ब्लडलाइन के साथ मध्य रैंक 9 जादुई जानवर के बराबर NO वेल बी जन.C ओम। आत्मा स्वर्ग क्षेत्र महान पूर्णता। साधना विधि ग्रेट फ्लेम हॉट सूत्र निम्न स्वर्ग स्तर उत्परिवर्तित विधि। TLN उत्परिवर्तित क्योंकि उसने इसे पहले ही एक बार अपग्रेड कर लिया था। डू तकनीक 1 फ्लेम डिवोरिंग केज हाई अर्थ स्तर, 2 सनफिंगर मिड अर्थ स्तर, 3 स्टार स्टेप्स हाई अर्थ स्तर मूवमेंट तकनीक, 4 गॉड सील तकनीक निम्न स्वर्ग स्तर, 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग तकनीक स्वर्ग स्तर, 6 महान स्वर्ग निर्माण हथेली निम्न स्वर्ग स्तर, 7 पीली स्प्रिंग्स फिंगर निम्न स्वर्ग स्तर, 8 पीली स्प्रिंग्स हथेली मध्य स्वर्ग स्तर, 9 पीली स्प्रिंग्स दिव्य क्रोध उच्च स्वर्ग स्तर। TLN हम जानते हैं कि यह 4 स्वर्गीय लपटों के साथ निम्न स्वर्ग स्तर है। मुझे यकीन नहीं है कि 5 स्वर्गीय लपटों के साथ 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग तकनीक कितनी शक्तिशाली होगी। क्या यह मध्य या उच्च स्वर्ग स्तर तक आगे बढ़ेगी? क्या उच्च रैंकिंग वाली स्वर्गीय लपटों के साथ तकनीक मजबूत होती है? कीमिया कौशल 9वां स्तर प्रारंभिक चरण, स्वर्गीय लपटों का सम्मिलन, समुद्री हृदय ज्वाला, हरा कमल कोर ज्वाला, गिरे हुए हृदय ज्वाला, 3000 जलती हुई ज्वाला, अस्थि द्रुत शीतन ज्वाला। संचित भावना अंक 606 230। ग्रेट फ्लेम हॉट सूत्र का निम्न स्तर अब और अधिक स्वर्गीय लपटों को फ्यूज नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि एक बार फिर से साधना पद्धति को उन्नत करने का समय आ गया है। एक विचार के साथ गूफी ने साधना पद्धति को उन्नत करने के लिए बड़ी संख्या में भावना अंक निवेश करना शुरू कर दिया। 200,000 भावना अंक खर्च किए। साधना पद्धति ग्रेट फ्लेम हॉट सूत्र को मध्य स्वर्ग स्तर पर अपग्रेड किया गया। जैसे ही सिस्टम अधिसूचना सुनाई दी, गूफी की डूक्यूई स्वचालित रूप से प्रसारित होने लगी। साधना पद्धति का मार्ग अब पहले से काफी अलग था और ऊर्जा को अवशोषित करने और बदलने की दक्षता लगभग दोगुनी हो गई थी। और साधना पद्धति के मध्य स्वर्ग स्तर पर अपग्रेड होने के साथ इसने स्वर्गीय लपटों की संख्या की सीमा को पूरी तरह से हटा दिया था जिन्हें फ्यूज किया जा सकता था। यह अब अनंत रूप से फ्यूज हो सकती थी। TLN क्या इस समय इस और फ्लेम मंत्र के बीच कोई अंतर है? जबकि गूफी इन परिवर्तनों को ध्यान से महसूस कर रहा था, अचानक आसपास का स्थान हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगा। आसपास के स्थान से एक अनूठा चूषण बल निकला, मानो उसे जबरन अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लगता है कि समय आ गया है। इस मजबूत चूषण बल को महसूस करते हुए गूफी को एहसास हुआ कि 3 साल की अवधि समाप्त हो गई थी और स्वर्गीय मकबरा सभी जीवित प्राणियों को अंदर से बाहर निकाल रहा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक आसपास के स्थान में एक बड़ी दरार खुल गई। चूषण बढ़ गया और एक पल में इसने उसे पूरी तरह से निगल लिया। ... हरे भरे पहाड़ों के बीच आकृतियां आकाश में मंडरा रही थीं, उनकी आंखें विकृत स्थान पर टिकी हुई थीं। बड़े नानहाई, आज 3 साल की अवधि का अंत होना चाहिए, है ना? बड़े नानहाई ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी नज़र मुड़ी हुई जगह पर टिकी हुई थी। अन्य प्राचीन कुलों के बुजुर्गों के विपरीत जो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, एल्डर नानहाई शांत रहे।
हालांकि उन्हें स्वर्गीय मकबरे के भीतर के खतरों के बारे में अच्छी तरह से पता था, क्योंकि उन्होंने खुद उनका अनुभव किया था, लेकिन इस बार गुफी के अंदर होने के कारण उन्हें कोई चिंता नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि इस बार ये युवा कितनी प्रगति करेंगे। चलो देखते हैं कि भाग्य ने उनके लिए क्या रखा है। हम बाद में अपने गू कबीले के सदस्यों को रोने मत देना। उद्धरण चिन्ह। तारांकन स्वोश। तारांकन जैसे ही हवा में आकृतियों ने विचारों का आदान प्रदान किया, उनके सामने का स्थान अचानक खुल गया, एक काले स्थानिक दरार को प्रकट करते हुए। लेई कबीले के सदस्य बाहर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। दो आकृतियों को पहले निकलते देखकर आसपास के लोगों ने धीरे से सिर हिलाया। 6 महीने पहले जब वे स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करते थे, तब की तुलना में दोनों स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत हो गए थे, जो अंदर महत्वपूर्ण लाभ का संकेत देता है। याओ कबीले, लिंग कबीले, शे कबीले के सदस्य भी बाहर हैं, साथ ही यान कबीले के लोग भी। लेई कबीले के सदस्यों के बाद एक और लोग अंतरिक्ष से बाहर निकलने लगे। उनमें से ज्यादातर लोग कब्र में प्रवेश करने के समय की तुलना में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे थे। तारांकन स्वोश। तारांकन। अनेक आंखों से देखते हुए एक और अंतरिक्ष दरार दिखाई दी। फिर वहां मौजूद सभी लोगों की गहन निगाहों के सामने दो आकृतियां उसमें से बाहर निकलीं। हालांकि ये दोनों आकृतियां सीधे जमीन पर गिर गईं, बेजान। ये हुन कबीले से हुन या और हुन ली हैं। वे दोनों स्वर्गीय कब्र में मर गए। ये देखकर कई लोगों के हाव भाव बदल गए और वे धीमी आवाज में बोलने लगे। गू कबीले के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा, उनमें से कुछ को थोड़ी निराशा महसूस हुई। गू कबीले और हुन कबीले कभी साथ नहीं रहे थे, इसलिए इन दोनों को कब्र में मरते देखना कुछ हद तक संतोषजनक था। हुन या हुन ली। इसके विपरीत पास में प्रतीक्षा कर रहे दो हुन कबीले के बुजुर्ग फीके दिख रहे थे। उन्होंने मूल रूप से हुन या और हुन ली को गू कबीले के दो दिव्य रक्त रेखा सदस्यों को गुप्त रूप से खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बजाय विपरीत हुआ। ये दोनों हुओ जुबान और गू फेई के साथ कब्र में प्रवेश करने वाले अन्य लोग भी हुन या और हुन ली की लाशों को देखकर समान रूप से हैरान थे। एक पल बाद उन्हें एहसास हुआ, हुन या और हुन ली दोनों 9 सितारा डू वेनेरेट थे, फिर भी वे तीसरी परत के प्रवेश के बाद गायब हो गए थे। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि वे उससे पहले मर चुके थे, और ऐसा करने में सक्षम केवल गू फेई था। वे दोनों कभी अच्छे लोग नहीं थे, इसलिए यह कोई बड़ी क्षति नहीं है। अपने शुरुआती आश्चर्य के बाद हुओ जुबान ने उनकी मृत्यु को नज़रअंदाज कर दिया। उसे और अन्य लोगों को गू फेई से बहुत फायदा हुआ था और स्वाभाविक रूप से वे उसके बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। इसके तुरंत बाद गू किंग यांग, गू याओ और जुनर भी दरार से बाहर निकले। क्या वे हुन या और हुन ली हैं? गू किंग यांग की नज़र आसमान में दो गतिहीन आकृतियों पर रुक गई, उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। जुन एर को इस बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उसने इसे अपने तक ही सीमित रखा था, क्योंकि वह दोनों कुलों के बीच तनाव को बढ़ाना नहीं चाहती थी और हुन कबीले को परेशानी पैदा करने का बहाना नहीं देना चाहती थी। अंत में गू फी दरार से बाहर निकलने वाला आखिरी व्यक्ति था। इस समय वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था, गहन सादगी की, जिससे उसकी असली ताकत को पहचानना असंभव हो गया। हा गू फी, तुम वाकई जानते हो कि हमें कैसे आश्चर्यचकित करना है। तुम 2 सितारों से आगे बढ़ गए हो। जब गू फी उभरा तो पर्वत श्रृंखला के ऊपर आसमान से कई खुशी भरी आवाजें गूंज उठीं। अध्याय 208। क्या गू कबीला हुन कबीले के साथ युद्ध करने जा रहा है? भले ही स्वर्गीय मकबरे के भीतर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है और एक रहस्यमय समय अंतर है, फिर भी एक दूसरे स्तर के विशेषज्ञ के लिए 3 साल के भीतर 2 सितारों से आगे बढ़ना काफी अविश्वसनीय है। कम से कम इतने सालों में स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश करने वाले कई लोगों में से ये पहली बार है जब किसी ने इतनी भयानक प्रगति की है। इस समय गूफी के परिवर्तन को देखने वाले छिपे हुए गू कबीले के बुजुर्गों के अलावा मौजूद किसी और को इसकी जानकारी नहीं थी। माँ, पिताजी बाहर हैं। नवंबर JNN। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। नीचे जियोई जियान और कैलिन द्वारा पकड़े गए 2 छोटे बच्चे आकाश में गूफी की ओर उत्साह से हाथ हिला रहे थे। गूफी ने भी नीचे 2 छोटे बच्चों को देखा, उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दे रही थी। वह नीचे जाने ही वाला था कि एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया। गूफी, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने ही हुन या और हुन ली को मारा था? हुन कबीले के एक बुजुर्ग जो अर्ध संत स्तर के विशेषज्ञ थे ने गूफी से एक सवाल पूछा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह भारी सांस ले रहा था। स्पष्ट रूप से वह गूफी को मौके पर ही मार डालना चाहता था। इस सवाल ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने सोचा कि अगर यह सच है कि गूफी ने हुन कबीले के 2 लोगों को मार डाला है, तो आज की स्थिति मुश्किल हो सकती है। हुन कबीले के लोग साहसी हैं। अगर हम भू दायरे में नहीं होते तो मैं अब तक उसकी खोपड़ी कुचल चुका होता। जी यान के चेहरे पर तुरंत बर्फीली हवाएं जम गईं जब उसने देखा कि कोई गूफी को रोक रहा है। हाँ आंटी जी यान, वह आदमी अच्छा इंसान नहीं लग रहा है। वह पिता का समय बर्बाद कर रहा है।
दो छोटे बच्चों जियांग यू और वू शुआंग ने तुरंत जी यान के शब्दों को दोहराया। हाँ, मैंने उन्हें मार दिया। तो क्या हुआ? चिल्लाहट सुनकर गूफी ने भौहें सिकोड़ी। उसके हल्के जवाब ने सभी को चौंका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गूफी हुन कबीले के दो लोगों को मारने की बात खुलेआम स्वीकार करेगा, एक ऐसा तथ्य जो दोनों कबीलों के बीच संबंधों को गंभीर रूप से खराब कर सकता था और संभावित रूप से युद्ध का कारण भी बन सकता था। आप सभी ने उसे सुना, उसने मेरे कबीले के दो सदस्यों को मारने की बात स्वीकार की। हुन कबीले के बुजुर्ग का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उन्होंने उपस्थित कई प्राचीन कबीले प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उनका इरादा भीड़ की भावनाओं का उपयोग करके गू कबीले पर दबाव डालना था ताकि हुनिया और हुनली को व्यर्थ न मरने दिया जाए। गूफी ने इनकार क्यों नहीं किया? अगर उसने इनकार कर दिया होता तो कौन साबित कर सकता था कि यह वही था? गू किंग यांग दृश्य से हैरान गूफी के तर्क को समझ नहीं पाया। शायद भाई गूफी को इसे छिपाने की परवाह नहीं है। आखिरकार ये सिर्फ दो हुन कबीले के सदस्य हैं। वे मरने के लायक थे, खासकर जब से उन्होंने मुझ पर पहले हमला किया। जुन एर ने जवाब में फुसफुसाया। उसके शब्दों ने गू किंग यांग को सदमे में डाल दिया और उन्हें मारने के लिए गूफी की मन ही मन सराहना की। ये गू कबीले का क्षेत्र है और वे अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। भविष्य में कोई भी गू दायरे में आकर कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है? वे बिना किसी कारण के लोगों को मार देते हैं। हुन कबीले के बुजुर्ग ने भीड़ को उकसाना जारी रखा। गू कबीले की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की। बकवास! ये तुम्हारे हुन कबीले के सदस्य थे जिन्होंने स्वर्गीय मकबरे में मुझ पर घात लगाया था और भाई गूफी ने उन्हें केवल इसलिए मार डाला क्योंकि उसने ये होते देखा था। जुन एर आखिरकार खुद को रोक नहीं सका और हुन कबीले के बुजुर्ग पर चिल्लाया। क्या ये सच है? गू नानहाई, जो स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा था, जुन एर के शब्दों को सुनने के बाद गुस्सा दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। अगर यह सच है तो हुन कबीले के दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। झूठ! हर कोई जानता है कि गूफी केवल एक अर्धसंत था। उसके आसपास होने पर क्या हुनिया और हुनली ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करेंगे? हुन कबीले के बुजुर्ग ने तुरंत खुद का बचाव करने की कोशिश की, ये जानते हुए कि उनकी योजना हुन कबीले के किसी पूर्वज द्वारा गूफी को तीसरी परत में मारने की थी। नीचे जियाओई जियान और कैलिन ने जुन एर की बातें सुनकर कोई ईर्ष्या या बड़ी भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उनके लिए यह अजीब नहीं था कि गूफी उनके पूर्व पति जुन एर को बचा लेंगे यदि उन्होंने उसे खतरे में देखा। गूफी की सुरक्षा के लिए वे बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। इतने सारे गू कबीले विशेषज्ञों की उपस्थिति में हुन कबीला परेशानी पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। तो तुम इसके बारे में क्या करना चाहते हो? गूफी ने ठंडे स्वर में पूछा, जबकि हुन कबीले के बुजुर्ग ने अपनी दलील जारी रखी। एक जीवन के लिए एक जीवन। हुन कबीले के बुजुर्ग के शब्द बीच में ही रुक गए क्योंकि गूफी के हाथ ने आगे बढ़कर उसका गला पकड़ लिया। उस पकड़ की ताकत ने हुन कबीले के बुजुर्ग को आतंक से भर दिया। एक दूरसंत होने के बावजूद वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। दो चींटियां वे मरने के लायक थीं, और तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी चाहिए? गूफी का चेहरा तिरस्कार से भरा था। गूफी, एल्डर हुन जियान को तुरंत रिहा करो। क्या तुम्हारा गू कबीला हुन कबीले से युद्ध करने का इरादा रखता है? ये देखकर हुन कबीले के एक अन्य बुजुर्ग, जो हुनिया और हुनली के शवों से निपट रहा था, ने गूफी को जोर से रोकने की कोशिश की। इस दृश्य के कारण उपस्थित गू कबीले के कुछ सदस्यों के माथे पर बल पड़ गए। गूफी की हरकतें थोड़ी अतिवादी लग रही थीं। हालांकि गू और हुन कबीलों के बीच संबंध कभी अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन यह उन्हें टूटने के बिंदु पर ले जा सकता था। युद्ध हो या न हो, ये तुम्हारा फैसला नहीं है, और अगर हो भी तो क्या मेरा गू कबीला हुन कबीले से डरता है? गूफी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और हुन कबीले के बुजुर्ग की गर्दन तोड़ दी। एक शक्तिशाली अर्धसंत गूफी के हाथों में एक चूजे की तरह आसानी से मारा गया। एक बार फिर गूफी की शक्ति ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। एक अर्धसंत इतनी आसानी से मारा गया। गूफी की ताकत कम से कम 1 स्टार डूसेंट के स्तर पर होनी चाहिए। 1 स्टार डूसेंट? बिल्कुल नहीं, उसकी ताकत संभवतः 2 स्टार डूसेंट के स्तर पर होगी। क्या राक्षस है? वह इस स्तर तक कैसे पहुंचा? इस समय हुन कबीले का आखिरी बचा हुआ सदस्य मृत बुजुर्ग को देखकर क्रोधित और भयभीत दोनों था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गूफी, यह पागल आदमी, उसे मार नहीं देगा। गूफी, तुम आज इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? दृश्य देख रहे गू नानहाई को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह बहुत चिंतित नहीं था। जैसा कि गूफी ने कहा था, अगर इससे युद्ध होता है तो गू कबीले को इससे डर नहीं लगेगा। आखिरकार हजारों सालों से गू कबीले ने हमेशा खुद को प्राचीन कुलों में सबसे मजबूत माना है। गूफी ने अपनी पकड़ ढीली की, जिससे हुन कबीले के बुजुर्ग का शरीर जमीन पर गिर गया। उसकी नज़र बचे हुए हुन कबीले के बुजुर्ग पर पड़ी, लेकिन उसने कोई और हरकत नहीं की।
उसे जीवित छोड़ने का मतलब था कि वह हुन कबीले में वापस आ सकता था और जो कुछ हुआ था उसकी रिपोर्ट कर सकता था, शायद कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बता सकता था। गूफी का वर्तमान इरादा स्थिति को और बढ़ाना था। इस तरह हुन कबीले को और अधिक सतर्क रहना होगा इसके कार्यों में। इससे हुन कबीले की भव्य योजना में भी देरी हो सकती है जो 1000 साल से चल रही थी, और जब तक लिंग कबीला, शी कबीला और अन्य लोग सुरक्षित रहेंगे, हुन कबीले की शक्ति गू कबीले पर पूरी तरह से हावी नहीं होगी जैसा कि मूल कहानी में हुआ था। अध्याय 209, तुम्हारा सम्राट वापस आ गया है। गू कबीले, तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। हुन कबीले के बचे हुए बुजुर्ग ने ये शब्द बेहद नफरत से कहे और फिर चुपचाप हुन्या, हुनली और हुनजिया के शवों को लेकर चले गए। ऐसा लगता है कि हुन कबीला इसे आसानी से जाने नहीं देगा। ये स्थिति बड़ी या छोटी हो सकती थी, लेकिन अब ये निश्चित रूप से भड़क गई है। इसे सुलझाना अब इतना आसान नहीं होगा। अन्य प्राचीन कबीले आपस में चर्चा करने लगे, यह अनुमान लगाते हुए कि क्या ये घटना हुन कबीले और गू कबीले के बीच युद्ध का कारण बनेगी। युवा मास्टर गूफी के इस तरह से काम करने के पीछे कोई उद्देश्य रहा होगा। हुओजी ने मन ही मन सोचा। गूफी के पास स्थिति को संभालने के बेहतर तरीके थे, लेकिन उसने जानबूझकर दोनों कबीलों के बीच संघर्ष को भड़काया। क्या ये सिर्फ उसका फैसला था या ये पूरे गू कबीले की इच्छा थी? गूफी ने अपने आसपास की आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया। उसने गू नानहाई को थोड़ा सा झुकाया और फिर नीचे उतरा जहां जियाओ यी जियान था। पिताजी, पिताजी! दोनों बच्चे तुरंत गूफी के पास दौड़े और उनमें से प्रत्येक ने उसका एक एक हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उसे 6 महीने से नहीं देखा था और उसे बहुत याद किया था। चलो घर चलते हैं। गूफी ने बच्चों का हाथ पकड़ा और जियाओ यी जियान, कैलिन, जियान और किंगलिन के साथ पहाड़ की ओर चल पड़ा, पिछली घटनाओं से बिल्कुल बेपरवाह। जियान यू, वू शुआंग, मैं जल्द ही लिंग दायरे में वापस जा रहा हूँ। जब मेरे पास समय होगा तो मैं फिर से तुमसे मिलूंगा। वापस आते समय लिंग कबीले की छोटी लड़की लिंग शी दोनों नन्हे बच्चों को विदा देने के लिए आई। वह आधे साल तक गू दायरे में रही थी और उसने जियाओ यू और वू शुआंग के साथ गहरी दोस्ती कर ली थी। बहन लिंग शी, तुम जा रही हो, क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? जियान यू और वू शुआंग उसे जाते हुए देखना नहीं चाहते थे। दोनों बच्चे समझ गए थे कि अगर वे अभी अलग हो गए तो वे सालों, शायद दशकों तक एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। शी एक, अब जाने का समय आ गया है। दूसरी तरफ लिंग कबीले की एक खूबसूरत महिला आई, उसने लिंग शी को जाने के लिए कहा। क्यों न लिंग शी को कुछ सालों के लिए गू कबीले में रहने दिया जाए? मैं उसे नामात्र की शिष्या के रूप में ले सकती हूँ। गूफी अचानक बोल पड़ी। क्या ये उचित है? खूबसूरत महिला गूफी के प्रस्ताव पर बहुत खुश थी। उसकी हाल ही में शक्ति के प्रदर्शन को देखते हुए, जो लगभग 2 सितारा डू संत के स्तर का था, उसकी भविष्य की संभावना असीम लग रही थी, संभवतः दुनिया के शिखर तक पहुंचना। इसके अलावा गूफी एक उच्च स्तरीय कीमियागर था। अगर लिंग शी उनकी शिष्या बन सकती है तो उसे जो संसाधन मिलेंगे वे लिंग दायरे में मिलने वाले संसाधनों से कहीं बेहतर होंगे। वाह, पिताजी सबसे अच्छे हैं। दोनों बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने लिंग शी से सहमत होने का आग्रह किया। लिंग शी भी खुश थी, लेकिन पुष्टि के लिए सुंदर महिला की ओर देखा। शी एक, चूंकि युवा गुरु गूफी ने प्रस्ताव दिया है, इसलिए आपको कुछ वर्षों के लिए गू दायरे में रहना चाहिए। जब आप लौटने के लिए तैयार हों तो हम आपको लेने आएंगे। महिला मुस्कुराई और सिर हिलाया। ठीक है। लिंग शी अपने गुरु को नमस्कार करती है। फिर लिंग शी ने सम्मानपूर्वक गूफी को प्रणाम किया। अच्छा। गूफी ने मुस्कुराते हुए उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के प्रतीक के रूप में गोलियों की एक बोतल दी। इसके बाद समूह गूफी की पर्वत चोटी पर लौट आया। आधे साल से अधिक समय तक अलग रहने के बाद बहुत कुछ हासिल करना था। ... इस बीच गू दायरे के भीतर एक भव्य हॉल में गू कबीले के कई बुजुर्ग एकत्र हुए थे। बड़े नानहाई, उस लड़के गूफी ने इस बार वास्तव में हुन कबीले को अपमानित किया है। मुझे संदेह है कि हुन कबीला जल्द ही हमसे स्पष्टीकरण मांगने के लिए लोगों को भेजेगा। बुजुर्गों ने पिछली घटना पर चर्चा की, लेकिन किसी ने गूफी को दोषी नहीं ठहराया। उसकी वर्तमान प्रतिभा के साथ साधारण बुजुर्गों को उसके कार्यों का न्याय करने का कोई अधिकार नहीं था। जब तक गूफी ने देशद्रोह नहीं किया तब तक कोई भी उसे दंडित नहीं करेगा, इसके बजाय वे उसकी रक्षा करने के लिए उत्सुक थे। अगर वे आते हैं तो उन्हें आने दें। गूफी ने पहले ही उनके लोगों को मार डाला है, हम उनसे कुछ न कहने की उम्मीद नहीं कर सकते। गू नानहाई ने संभावित परिणामों के प्रति उदासीन होकर हंसते हुए कहा, हमें इसे इस तरह नहीं देखना चाहिए। अचानक हरे रंग की पोशाक में एक बुजुर्ग, जिसे गू दाओ के नाम से जाना जाता है, गू कबीले के 3 अमर लोगों का नेता, हॉल में प्रवेश किया। आपका क्या मतलब है, बुजुर्ग गू दाओ? गू नानहाई ने हैरान होकर पूछा। हुन कबीले का इरादा स्वर्गीय मकबरे में जुनर को नुकसान पहुंचाना था। उस लड़के गूफी ने उनमें से केवल 3 को मारा, ये बहुत नरमी है। गू दाओ के शब्दों ने गू नानहाई को अपनी पिछली गलतफहमी का एहसास कराया।
जियाओ कबीले के वंशज बड़े गु दाओ ने जाने से पहले एक अनुरोध किया था। उन्होंने हमारे गु कबीले से अपने पिता को खोजने में मदद करने के लिए कहा। हमने जांच की और पाया कि यह मामला हुन कबीले से संबंधित है। गु नानहाई ने एक और मामला उठाया। ऐसा लगता है कि हुन कबीले को उस प्राचीन जैद की लालसा है, लेकिन सभी टुकड़ों के बिना ये बेकार है। भले ही वे जियो कबीले का टुकड़ा प्राप्त कर लें, ये बहुत काम का नहीं होगा। गु दाओ ने आह भरी, स्पष्ट रूप से इस बात से अनजान कि हुन कबीले ने सभी टुकड़ों को लालच दिया था, न कि केवल जियो कबीले के। चूंकि आपने जियो कबीले के वंशज से वादा किया था, इसलिए जब सोल कबीला स्पष्टीकरण मांगने आए तो इसका उल्लेख करें। भाई गुफी, आपने मेरे साथ प्राचीन ड्रैगन द्वीप पर वापस आने का वादा किया था। 3 दिन बाद गुफी की पर्वत चोटी पर जियान ने फिर से इस मामले को उठाया। चिंता मत करो, मुझे याद है। गुफी ने मुस्कुराया और उसे आश्वस्त किया। इस बार वह अब और देरी करने की योजना नहीं बना रहा था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह जियान को महत्वपूर्ण मदद प्रदान कर सकता था। उसे केवल 3 ड्रैगन राजाओं को हमला करने से रोकना था, जो बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता तो उत्तरी ड्रैगन राजा को स्वर्ग के दानव फीनिक्स कबीले से संपर्क करने का मौका नहीं मिलता। जल्द ही गुफी और जियान चुपचाप गु दायरे से चले गए, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ करते थे। उनके जाने के बाद जियान ने जल्दी से प्राचीन ड्रैगन द्वीप की ओर जाने वाली एक स्थानिक सुरंग स्थापित की। कुछ समय की यात्रा के बाद आगे एक फीकी रोशनी दिखाई दी। फीके चांदी के परिवेश की जगह हरे भरे पहाड़ दिखाई दिए, जो गुफी की दृष्टि को भर रहे थे। उसके सामने की भूमि हालांकि विशाल थी, लेकिन उसे एक द्वीप के रूप में अधिक सटीक रूप से वर्णित किया जा सकता था। ये द्वीप बहुत बड़ा था और इसके ऊपर एक फीकी चांदी की कटोरी के आकार की बाधा लगी हुई थी, जो पूरे द्वीप को घेरे हुए थी, जबकि आसपास का वातावरण बिल्कुल काला था। द्वीप पर ड्रैगन विशेषज्ञों ने जियान और गुफी के आगमन को तुरंत महसूस किया। द्वीप से कई आकृतियां उड़ीं। वे जितने करीब आए, जियान से सम्राट की आभा उतनी ही मजबूत निकली। मैं वापस आ गया हूं। जियान ने अपने फीनिक्स पंख फैलाए और सीधे द्वीप के आकाश में उड़ गई। अध्याय 210 उत्तरी ड्रैगन राजा का वध। ड्रैगन कबीले को एकजुट करना। स्वर्गीय फीनिक्स के पंख, प्राचीन ड्रैगन का शरीर। जैसे ही उन्होंने जियान के पीछे बैंगनी सुनहरे पंखों की जोड़ी को देखा, शक्तिशाली ड्रैगन योद्धा उत्साह से अभिभूत हो गए और अचानक आकाश में घुटने टेक दिए। उनके सम्मानपूर्ण स्वर एक साथ गूंज उठे, जो उनके दिल की गहराई से सच्ची श्रद्धा से भरे थे। स्वागत है महामहिम ड्रैगन सम्राट। स्वागत है महामहिम ड्रैगन सम्राट। यहाँ तक कि पूर्वी ड्रैगन द्वीप के तीसरे बुजुर्ग झूली ने भी इस समय जियान को नाम से संबोधित नहीं किया, बल्कि सम्मानपूर्वक उसे लॉर्ड ड्रैगन सम्राट कहा। सभी लोग उठें। जियान ने अपना हाथ उठाया। इस समय उसके चेहरे पर एक ऐसा आभामंडल था जो स्वर्ग और पृथ्वी से प्रतिस्पर्धा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसी आभा के तहत कोई भी उसे एक शरारती छोटी लड़की के रूप में व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता था। इसके बजाय उन्होंने उसे प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले के नए ड्रैगन सम्राट के रूप में पूरी तरह से पहचान लिया। अभी मेरा प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीला बिखर रहा है। 3 ड्रैगन राजा अपने अपने क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं, जो मेरे प्राचीन ड्रैगन द्वीप से अलग है। आज से ये सम्राट अन्य 3 द्वीपों पर विजय प्राप्त करेगा और जितनी जल्दी हो सके ड्रैगन जनजाति को एकजुट करेगा। मैं ड्रैगन जाति के पूर्व गौरव को बहाल करूंगा। इस बार जियान ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत पूर्वी ड्रैगन द्वीप की सेनाओं को संगठित करना शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू करने की तैयारी की। मूल कहानी में जियान के डूसेंट स्तर तक पहुंचने के बाद उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया था, जिसे विकसित करने के लिए लंबे समय तक एकांत की आवश्यकता थी। इसने उत्तरी ड्रैगन राजा, पश्चिमी ड्रैगन राजा और दक्षिणी ड्रैगन राजा को एकजुट होने का अवसर दिया। हालांकि इस बार गुफी तैयार थी और ऐसा नहीं होने देगी। योजना ये थी कि तीनों ड्रैगन राजाओं को चौंकाते हुए तेजी से और निर्णायक रूप से लड़ा जाए। पूर्वी ड्रैगन द्वीप पर 1 घंटे के भीतर ड्रैगन लोगों ने अपने अभियान दल को पहले ही इकट्ठा कर लिया था। इन परिस्थितियों में तीनों ड्रैगन राजाओं द्वारा लगाए गए जासूसों के लिए समाचार रिपोर्ट करना व्यर्थ था। जब तक उनका संदेश आता, जियान के नेतृत्व में पूर्वी ड्रैगन द्वीप की सेना पहले से ही उनके दरवाजे पर थी। पहले उत्तरी ड्रैगन द्वीप पर चलते हैं। जियान ने अपना हाथ हिलाया, एक स्थानिक दरार खोली और विशाल ड्रैगन सेना आगे बढ़ी। गुफी जियान के पीछे पीछे चली। अंतरिक्ष चैनल के अंत में एक और द्वीप था जो शून्य में लटका हुआ था। ये पूर्वी ड्रैगन द्वीप से बड़े पैमाने पर था। उत्तरी ड्रैगन द्वीप पर ड्रैगन लोगों की समग्र शक्ति भी पूर्वी ड्रैगन द्वीप की तुलना में अधिक मजबूत थी। ड्रैगन सम्राट यहाँ व्यक्तिगत रूप से हैं। आप बाहर आकर ड्रैगन सम्राट को प्रणाम क्यों नहीं करते? अनगिनत ईस्ट ड्रैगन आइलैंड योद्धा नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड के बाहर मंडरा रहे थे। उनकी आवाज़ अधिकार से भरी हुई थी।
नवंबर LBJNN। ड्रैगन सम्राट। नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड पर कई शक्तिशाली ड्रैगन योद्धा उन दो शब्दों को सुनकर हैरान रह गए। लेकिन अगले ही पल जियान ईस्ट ड्रैगन आइलैंड योद्धाओं के सामने प्रकट हुई और उसकी अपार आभा पूरे नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड में फैल गई। ये वास्तव में ड्रैगन सम्राट है। प्राकृतिक रक्तरेखा दमन के तहत नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड पर 90% से अधिक ड्रैगन दबाव का सामना नहीं कर सके और जमीन पर घुटने टेक दिए। ड्रैगन सम्राट का प्रतिरूपण करने की हिम्मत कौन करता है? इस स्थिति में जियान का सामना करने के लिए नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड से एक व्यक्ति तेजी से बाहर आया। यह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसने ड्रैगन की पोशाक पहनी हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का ड्रैगन किंग था। ये वास्तव में शाही खून है। क्या जासूसों ने यह नहीं कहा था कि शाही वंश वाली महिला केवल 7वें रैंक पर थी? वह कुछ ही वर्षों में डूसेंट स्तर तक कैसे पहुंच गई? उत्तरी ड्रैगन राजा ने जियान की आभा को महसूस किया, जो उसकी खुद की आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी, और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जू बेई, तुमने अपने लोगों को विद्रोह के लिए उकसाया, जिससे ड्रैगन जनजाति का विभाजन और पतन हुआ। आज अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सको तो मैं नर्म हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे शरीर से केवल शाही खून का निशान निकालूंगा और तुम्हें 1000 साल की कैद की सजा सुनाऊंगा। क्या तुम मानोगे? जियान की ठंडी आवाज़ गूंजी। 1000 साल की कैद। जियान के शब्दों को सुनकर उत्तरी ड्रैगन राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। इतने लंबे समय तक सत्ता की स्थिति में रहने के बाद वह इसे आसानी से कैसे छोड़ सकता था? कैद होने की तो बात ही छोड़िए। हाँ, जब तक मैं तुम्हें ड्रैगन सम्राट को मार डालूंगा, मैं ड्रैगन राजा ही रहूंगा। उत्तरी ड्रैगन राजा ने सीधे आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। तुमने इस सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जियान ने अपनी हथेली को कस लिया और उसके हाथ में एक गहरा सुनहरा भाला दिखाई दिया। भाले की नोक पर बहुत ज्यादा मात्रा में डू क्यूई उछली और उसने उत्तरी ड्रैगन राजा पर हमला कर दिया। धमाका। उत्तरी ड्रैगन राजा की भुजा ड्रैगन के पंजे में बदल गई, जो भाले से टकराई, जिससे धातु की खनकने वाली आवाज आई। भाले पर लगे भयानक बल ने ड्रैगन के पंजे पर लगे कई शल्कों को सीधे तोड़ दिया। पहली बार आदान प्रदान के बाद उत्तरी ड्रैगन राजा को पहले से ही अपने और जियान के बीच के अंतर का एहसास हो गया था। चाहे साधना के मामले में हो या शारीरिक शक्ति के मामले में, वह जियान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा अब उत्तरी ड्रैगन द्वीप पर 90% से ज्यादा कबीले के लोग जियान के शाही वंश के कारण आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, जिससे वह अलग थलग और असहाय हो गया। अब एकमात्र तरीका जूनान और जूशी को इसमें घसीटना है, फिर हम मिलकर इस युवा ड्रैगन सम्राट का विरोध कर सकते हैं। उत्तरी ड्रैगन राजा ने जल्दी से सोचा और एक योजना बनाई। भतीजी जियान, आखिरकार मैं आपकी बड़ी हूँ। क्या आप मुझे आज के मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय दे सकती हैं? उत्तरी ड्रैगन राजा ने पूछा। इस सम्राट ने तुम्हें पहले ही एक मौका दे दिया है। जियान अविचलित रही, ये जानते हुए कि उत्तरी ड्रैगन राजा समय की प्रतीक्षा कर रहा था, भागने का अवसर तलाश रहा था। अगले ही पल उसने अपने हाथ में भाला लेकर एक और भयंकर हमला किया। उत्तरी ड्रैगन राजा ने लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की। बैंगनी प्रकाश की एक चमक में वह 1000 फुट ऊंचे बैंगनी ड्रैगन में बदल गया। जब तक हम तीनों ड्रैगन राजा इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक प्रतीक्षा करो और फिर हम तुमसे मिलेंगे। ड्रैगन सम्राट। अपने असली रूप में बदलने के बाद उत्तरी ड्रैगन राजा ने जियान के हमले का सामना करने के लिए अपने शक्तिशाली शरीर का उपयोग किया और ड्रैगन द्वीप के बाहर अंतहीन शून्य की ओर भाग गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? मुंह। दूसरी तरफ गूफी अच्छी तरह से तैयार था। उसने जल्दी से अपने हाथों से मुहरें बनाई और उसके शरीर के बाहर एक विशाल आत्मा प्रेत प्रकट हुआ। फिर एक धरती को हिला देने वाली आत्मा ध्वनि तरंग खाली जगह से गुजरी। ध्वनि तरंग एक पल में आ गई, उत्तरी ड्रैगन पर प्रहार किया राजा का विशाल शरीर। उत्तरी ड्रैगन राजा का भौतिक शरीर वास्तव में भयानक रूप से मजबूत था, लेकिन गूफी की आत्मा, जो स्वर्गीय क्षेत्र की महान पूर्णता तक पहुंच चुकी थी, उनकी शत्रु थी। धमाका। आत्मा ध्वनि तरंग से विशाल शरीर पर सीधा प्रहार हुआ और उत्तरी ड्रैगन राजा की गति धीमी हो गई। उसके शरीर पर मौजूद ड्रैगन के तराजू, जो महीन लोहे की तरह सख्त थे, फट गए और उसकी आत्मा को भी ध्वनि तरंग के प्रभाव में गंभीर दर्द का अनुभव हुआ। कमीने। आत्मा ध्वनि तरंगों से टकराकर उत्तरी ड्रैगन राजा की आंखें खून से लाल हो गईं। तुम कौन हो और मेरी ड्रैगन जनजाति के मामलों में हस्तक्षेप करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उत्तरी ड्रैगन राजा ने अपना पंजा उठाया और गूफी पर वार किया। मैं ही हूं जो तुम्हें मरना चाहता हूं। ड्रैगन के पंजे का सामना करते हुए गूफी बिल्कुल भी नहीं हिला और उसका सामना करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। दरार। टकराव के बाद मौके पर एक विशाल ऊर्जा तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे शून्य में ब्लैक होल बन गए। हालांकि कई शक्तिशाली ड्रैगन योद्धाओं ने जिस दृश्य की उम्मीद की थी, जहां गूफी को गिरा दिया जाएगा, वह नहीं हुआ।
इसके बजाय हड्डियों के टूटने की आवाज़ और उत्तरी ड्रैगन राजा की चीखें सुनाई दीं। उत्तरी ड्रैगन राजा ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। एक कमज़ोर इंसान वास्तव में प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जो जादुई जानवर शक्तियों के शिखर पर था। शारीरिक शक्ति में विद्रोहियों को मार दिया जाएगा। गूफी के अवरोध के साथ जियान ने जल्दी से पीछा किया और उत्तरी ड्रैगन राजा के सिर में भाला घोंप दिया, जिससे मांस और खून का एक ढेर फट गया।